नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटिया। देखिए, इंडियन पॉलिटी सीरीज की एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बहुत तेजी से हम लोग पढ़ेंगे सुपर फास्ट तरीके से। और क्या सुपर फास्ट तरीके से जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या बहुत सारी चीजें छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले मैं पीपीटी पे आपको लेके आता हूँ। पहले आप देख लें कि सीन क्या है, इसके बाद में डिसाइड करना। ओके, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको बुलेट पॉइंट में लिखा गया है। और बुलेट पॉइंट में लिखने के बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हो, स्टेट में आया हो, यूपीएससी में आया हो, या अदर पब्लिक सर्विस कमीशन किसी में, यूपी में आया हो, एमपी में आया हो, राजस्थान में आया हो, सबको इसी में लेके आया गया है। ठीक, जहां जितनी जरूरत है, जहां जो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोल्ड या बुलेट पॉइंट में लिख दिया गया, उसका कलर चेंज कर दिया गया। अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। चलिए, ऐसे करके बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे यहाँ पे अगर कुछ मुझे लगता है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे पूछे जाने की संभावना इसकी ज्यादा है, तो मैंने उसको बुलेट पॉइंट में लिख दिया है। राइट, ऐसे ही। और इसमें सब चीजें पुराने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक सारे समाहित किए गए हैं। यूपीएससी में आया हो, पीसीएस में आया हो, या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया हो। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक तरीके से मैंने इसको बनाया है। ठीक, तो कुर्सी की पेटी बांध लें, आप पहुंचने वाले हैं 20,000 फीट की ऊंचाई पर। बाद में मुझसे मत बोलना कि 100-200 लेके नीचे मुझे लैंड करा दो। ठीक है, तो चलिए, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ नंबर 1 पे। बहुत तेजी से देखिए इसको पढ़ेंगे। और एक एक सीरीज और जो ऑलरेडी चल रही है, बंद नहीं हुई है, चल रही है, उसमें बहुत सी चीजों को देखिए बहुत थॉरली कवर किया गया है। वो सीरीज ऐसी है कि उसको अगर आप ठीक से ध्यान से आप अगर एक बार बैठ के पढ़ लेते हैं तो पॉलिटी आपके दिलो दिमाग में घुस जाएगी। इस सीरीज का लक्ष्य ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेक्टेड चीजें हैं, जो पूछने की संभावना बहुत ज्यादा होती है या पूछी गई हैं बार बार रिपीटेटिव मोड में, उनको खत्म किया जाए। ठीक है, तो दोनों का और उस सीरीज का अर्थ है कि पॉलिटी दिमाग में घुस जाए, सब चीजें दोबारा कभी न पढ़नी पड़े, कभी न पढ़नी पड़े, इस तरीके से। और जो कंफ्यूजन्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, आपको देखो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है जिसको ऐसा लगे कि पॉलिटी उसको नहीं आती है। सबको पॉलिटी आती है। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको इंटरेस्ट होता है। लेकिन जो एक्यूरेसी होती है, जो सही करने की एक्यूरेसी होती है, वहां पे मात खा जाते हैं बच्चे, बहुत सारे मात खा जाते हैं और बहुत बड़े स्तर से मात खाते हैं। इसलिए जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। लोग टर्मिनोलॉजी समझते नहीं है और रिलेटिव चीजें नहीं समझते हैं। ये बहुत ही क्लिष्ट सब्जेक्ट है। क्लिष्ट का मतलब इंटरेस्टिंग भी बना रहेगा। और दूसरी तरीके से अगर आप देखेंगे इसको, तो ये अगर स्लिप हो गया थोड़ा सा आपसे कोई भी पॉइंट, तो आपसे स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ नंबर की, ये एक्ट क्यों पढ़ने हैं। तो एक्ट इसलिए पढ़ने हैं, एक्ट से देखिए दो फायदे आपको मिलते हैं पढ़ने में। देखिए, एक तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें आप देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात बोली कि मुझे कोई भी इसमें आश्चर्य या दुख दुख नहीं है कि मैंने बहुत सारा पार्ट भारत के संविधान का किससे लिया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। एक चीज, और जो भारत शासन अधिनियम है वो अगर आप देखेंगे तो वो एक डेवलपमेंट मिलता है 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेते हुए। अगर आप बढ़ेंगे तो 1900 फिर पिट्स इंडिया एक्ट होगा, या चार्टर अधिनियम जो बीच में आए, काउंसिल एक्ट जो बीच में आए, उनकी एक सीरीज बनती है। और जो चीजें पहले एक्ट में नहीं हुई, आगे के एक्ट में वही चीजें जोड़ के बढ़ाई गई। ये जो डेवलपमेंट है ये जाता है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और भारत शासन अधिनियम का बहुत सारा पार्ट उठा के रख दिया गया कहाँ पे, तो भारत के संविधान में। इसलिए ये एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जब आप पढ़ते हैं इन एक्ट को तो आपको पता चलता है, एक्ट ऐसे नहीं थे कि आप रात में सोए और सुबह उठ के जगे तो पता चला एक एक्ट आ गया, ऐसा नहीं था। उस समय के जो माहौल है, उस समय का जो समीकरण बन रहा है, उसके अनुसार ही एक्ट आए। जो जरूरतें थी, जो मांग थी, उनको कैसे मॉडिफाई किया जाए, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्ट आए। तो जब आप पढ़ेंगे ये चीजें तो आपको पता चलेगा, अच्छा ऐसी चीज हो रही थी क्या सच में। एक आंखें कान भी खुल जाती हैं, बहुत समझ भी पड़ जाती है। इसलिए इन एक्ट को ध्यान से पढ़ लेना। चलिए, मैं शुरुआत करता हूँ संवैधानिक विकास की, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की। तो शुरुआत में ऐसे करूंगा कि कहानी वही पुरानी है। 1 मिनट में मैं वो सारी सारी चीजें आपको समझा दूं। जल्दी जल्दी से थोड़ा चलेंगे। केवल बैठ के देख लेना, इसको 2 बार 3 बार देख लेना, रट जाएगी, कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी। आप सीरियसली बिलीव माने। चलिए,
शुरुआत में करता हूँ कहाँ से। तो देखिए सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ हैं जो एक चार्टर देती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को और बोलती हैं कि आप ईस्ट साइड में जाइए, इंडिया आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वहां से आप व्यापार करिए और आपकी मोनोपोली रहेगी। मोनोपोली कैसी कि मतलब कोई और कंपनी यहाँ से उठ के नहीं जाएगी व्यापार करने। तो ये मोनोपोली मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में इंडिया आ गई। अब जब इंडिया आ गई तो ईस्ट इंडिया से पहले बहुत सी कंपनियां हैं जो पहले आ चुकी हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो बाद में आएंगी। तो आपको एक चीज देखने को मिलती है कि कंपनियों में आपस में टसल होगी व्यापार को लेके, कौन कितना ज्यादा व्यापार कर ले। ठीक, कंपनियां आपस में लड़ेंगी। अब जब कंपनियां आपस में लड़ेंगी तो आखिरी में लड़ते 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 ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी बची जो सफल हुई, जो विजयी हुई, जिसने अपना व्यापारिक एकाधिकार इंडिया में स्थापित कर लिया। अन्य जो कंपनियां थी या फिर वो बेच कर चली गई, या फिर वो भाग गई यहाँ से सब कुछ, या फिर हार गई तो बहुत कम जगह पे सीमित हो गई। जैसे फ्रांसीसी भी थे उसी में, जबकि फ्रांसीसी उस समय बहुत बड़ी पावर हुआ करते थे वर्ल्ड के अंदर। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ी शक्ति था उस समय सेंटर में। ठीक है, तो इतनी चीज आपको ध्यान में रखें। इसके बाद में जब ये लड़ाइयाँ अंग्रेजों ने अन्य जो देशों के साथ में जीती, इसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि भारत के अंदर बहुत छोटे छोटे राज हैं कहीं कहीं पे, तो वहाँ के राजा महाराजा हुए, या फिर कोई नवाब हुआ, या फिर मान लीजिए कोई सूबेदार हुआ, वो छोटी छोटी चीजों पे लेके अंग्रेजों से लड़ रहा है। अंग्रेज कई बार एक के साथ में हो जाते थे और दूसरे को हरा देते थे। ये सिस्टम लेके आए फ्रांसीसी, लेकिन अंग्रेजों ने अडॉप्ट किया। अंतिम दौर में आप दो लड़ाइयां देखते हैं। 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ, और 1764 में ही एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध ने ये डिसाइड कर लिया कि अब कंपनी जो है वो एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह जाएगी, वो भारत में अब राज करेगी। एक सुपर पावर बन के कंपनी आई। सुपर पावर क्यों बनी? देखिए, जहां 1757 का युद्ध धोखे से हराया था मतलब अंग्रेजों ने इंडियंस को, जबकि जो 1764 का बक्सर का युद्ध था उसमें वो सही मायने में एक बड़ा युद्ध था, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला हो, या फिर भारत का मुगल एम्परर हो शाह आलम सेकंड, या फिर जो निष्कासित मीर कासिम है जो बंगाल का नवाब हुआ करता था किसी समय, उसे जस्ट पहले, तो वो तीनों की सेना को एक साथ अंग्रेज पराजित करते हैं। हेक्टर मुनरो पराजित करता है और उसका साथ बाद में देने आ जाता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। इसी से आपको निकल के एक सामने आती डायआर्की। आप बार बार इसमें देखते रहते हैं, द्वैध शासन। तो एक संधि हुई, जब ये 1864 में युद्ध हार गए तो एक संधि हुई। संधि में डायआर्की निकल के आई, और नजमुद्दौला एक ऐसा शासक था जिसको बना दिया गया अवध बंगाल का नवाब। ठीक, वो नजमुद्दौला फौजदारी की ताकत दे देगा, मतलब निजामत की ताकत दे देगा। दीवानी न्याय, देखिए दो तरीके के पावर्स होती थी, एक डायरकी में दो तरीके के पावर्स होती थी। एक होती थी दीवानी, एक होती थी निजामत। दीवानी के पावर्स मिली मुगल सम्राट के हाथों अंग्रेजों को, जबकि निजामत की जो पावर थी वो मिली नजमुद्दौला से। ठीक है, अंग्रेजों को। तो इतनी चीजें याद रखना। निजामत में आती है पुलिसिंग, न्याय व्यवस्था बनी रहे ठीक से, और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चलता रहे, ये निजामत हो गई। जबकि दीवानी में आता था मतलब दीवानी न्याय और कर व्यवस्था। ठीक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे कर लेने की पावर जो थी अंग्रेजों ने वो मुगल एम्परर से ले ली। चलिए, इतनी चीज ठीक हो गई। अब आते हैं हम, ये सब चीजें हैं, और समय समय पे ऐसी जरूरत आने लगी कि एक्ट आने की जरूरत बढ़ गई। अभी तक कंपनी ऐसा ही है, केवल व्यापार कर रही थी, लेकिन अब ये डिसाइड हो गया कि कंपनी जो है वो व्यापार के बाद में राजनीति में भी अपना दखल देगी। अब वो राजनीति भी करेगी। तो चलिए, एक्ट को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। देखिए कौन से दो तरीके हैं। इंडिया में एक्ट को दो तरीके से पढ़ा जाता है जो भारत की आज़ादी से पहले हुए उनको। एक वो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही है, और दूसरे हैं जो ब्रिटिश, जहां पे ब्रिटिश राजशाही क्राउन जब शासन कर रहा है। ठीक, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन करेगी तो ये 1773 से लेके जो एक्ट आए 1753 तक, ये सारे जो एक्ट हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही है तब आए हैं। जबकि जो ब्रिटिश जब क्राउन है तो 1858 से लेके जो एक्ट आए हैं 1947 तक। ठीक, 1947 तक ये एक्ट आए हैं कब? जब ब्रिटिश क्राउन शासन कर रहा है। ठीक, तो चलिए इसी को पढ़ते हैं। और ये एक्ट पारित कहाँ से हो रहे हैं? तो ये एक्ट पारित हो रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट से, इंडिया में नहीं पारित होते हैं, इतनी बात ध्यान में रखना।
इंडिया में पारित नहीं हो रहे हैं, इतनी बात ध्यान में रखना। चलिए कुर्सी की पेटी बांध ले, हम लोग पहुंचने वाले हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे। चलिए मैं आपको लेके आता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट पे। लेकिन इस एक्ट पे आने से पहले मैंने आपको बताया कि कुछ समीकरण ऐसे होते थे जिनके कारण से ये एक्ट आते थे। तो वो कौन कौन से ऐसे समीकरण थे उनको मैं एक बार यहीं पे छोटा छोटा सा लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं। देखिए कंपनी जो है करप्शन में बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो कंपनी के जो प्राइवेट लोग हैं वो अपना व्यापार अलग से ही कर रहे हैं। कंपनी जो व्यापार कर रही है वो अलग कर रही है, बट कंपनी का व्यापार अलग से ही कर रहे हैं। जो विशेष स्थितियां जो मिली हुई हैं कंपनी को, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है बार बार। एक चीज देखिए 1769 में 69 में एक लड़ाई और हुई है, और वो लड़ाई थी हैदर अली के साथ में, मैसूर के शासक के साथ में, जिसमें कंपनी बुरी तरीके से हारती है। जबकि 1764 का बक्सर का युद्ध कंपनी जीत चुकी है। तो दो रीजन ये हो गए। तीसरा रीजन ये हो गया 1772 में, सबसे बड़ा जो रीजन है 1772 में कंपनी चली जाती है ब्रिटिशर्स के पास में और उनसे कहती है कि उनको कंपनी को एक लोन चाहिए 1 मिलियन पाउंड का, 1 मिलियन पाउंड का। ठीक है, अब ये जब चीजें जब गई हैं ब्रिटिशर्स के पास में, वहां पे जो राजशाही है उसके पास में, जब ये सब चीजें गई सरकार के पास में, तो उनको लगा कि कंपनी जब इतना पावरफुल एक राज करने की पोजीशन में जब आ चुकी है और ये अभी पैसा मांग रही है, तो उनको लगा कि इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। उसको रेगुलेट करने के लिए जैसे कि पंखा होता है ना, घरों में पंखा होता है या गैस सिलेंडर के ऊपर में एक रेगुलेटर लगा होता है, उसका काम क्या होता है, रेगुलेट करता है ना, वो ऊपर एक कम करेगा या ज्यादा करेगा। ऐसे ही ठीक जो रेगुलेटर होता है जो ऊपर वो पंखे की स्पीड को कंट्रोल करता है, ऐसे ही रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट आया जिसको बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सीधे अब इस एक्ट पे मैं आ जाता हूं। चलिए इसमें लिखा है, इसमें कुछ चीजें की गई। बंगाल, देखिए 3 प्रेसिडेंसी है उस समय, बंगाल है, मद्रास है और है बॉम्बे। यहाँ पे अपना अपना एक तीनों प्रेसिडेंसी का अपना अपना गवर्नर होता था। ओके, अब अपना अपना गवर्नर होता था, तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में नया एक काम यह किया गया, तो कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बनाने का मतलब है बंगाल का कि कुछ पावर मद्रास और जो बंबई की प्रेसिडेंसी है वहां के गवर्नर हैं उनसे पावर थोड़ी सी ज्यादा दे देना। ठीक, ज्यादा क्यों दी गई, क्योंकि पहले सब तीनों गवर्नर थे वो अपने अपने तरीके से सब काम करते थे, लड़ते मरते रहते थे, कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनता। तो एक को ज्यादा पावर अगर आप दे देते हैं, एक को अगर आप ज्यादा पावर दे देते हैं तो फिर थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, दरअसल फॉरेन पॉलिसी और वार को मेंटेन करने के लिए ये चीज दी गई थी। अगर आपको ठीक से समझना है ये, तो प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है एक लक्ष्मीकांत और उसके एनसीईआरटी के नाम से। उसमें लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी से भी बहुत ज्यादा लिखा है, आंखें कान नाक कान सब खुल जाएगा उसको अगर आपने देख लिया। जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं आप पॉलिटी। ठीक है, तो उसको देख लेना, यहाँ पे मैं तेज चलूंगा। ठीक, तो ऐसा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ठीक बने, और उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई जिसको बोलते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और गवर्नर जनरल को जब साथ में जोड़ देंगे काउंसिल के, तो बोलते थे इंग्लिश में गवर्नर जनरल इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये पूरा नाम हुआ करता था। ठीक, 4 लोग कौन जोड़े गए, तो उनका नाम है फ्रांसिस, क्लेवरिंग, बानसन और बालवेल। इनके नाम याद रख लेना, अभी तक पूछे नहीं गए, शायद ये हो सकता है पूछ दिए जाएं। ऐसे याद कर लेना कि फ्रांसिस नाम का एक व्यक्ति था, और मानसून के समय पे बहुत क्लेवर तरीके से उसने बोरवेल की खुदाई की। ठीक, याद रह जाएगा, एक न्यूमेरिक्स टाइप का बना लो, कभी कभी नाम नहीं याद होते। इनका कार्यकाल कितना होता था काउंसिल का, तो 5 साल का होता था। ठीक है, चलिए अब ये जो फैसला जो लेती थी, ये काउंसिल जो फैसला लेती थी, इसमें लिखा नहीं गया है, काउंसिल जो फैसला लेती थी ये बहुमत के आधार पे होता था, जिसमें 4 लोग, जिसमें 3 लोग एक तरफ हो जाएंगे, बहुमत हो जाएगा। और इसलिए ये कई बार ये होता था कि बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग साहब बैठे रहते थे और फैसला हो जाता था, तो वारेन हेस्टिंग के एक तरीके से हाथ बंधे हुए थे। ये समस्या 1786 के एक्ट में दूर की जाएगी, अभी मैं आगे आपको लेके चलूंगा। चलिए आगे आइए, मद्रास बंबई के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करनी थी। क्या होती थी फॉरेन पॉलिसी, उसको आराम से पिछले वीडियो में उसमें जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा। 1774 में देखिए कितनी बार ये सब पूछा गया है, छोटे से लेके बड़े एग्जाम में। 1774 के में क्या हुआ, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय है, ये संघीय न्यायालय नहीं है, याद रख लेना। संघीय न्यायालय आपसे पूछा जाता है 1935 के एक्ट में संघीय न्यायालय आया,
ठीक, ये है उच्चतम न्यायालय। ठीक, इसके हेड कौन थे? तो एलिजा एमपीएस के हेड थे चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट। ये 3 नाम याद रखना, आपसे कई बार पूछ दिए गए हैं, कई बार पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। ये कौन थे? तो ये इसके सदस्य हुआ करते थे। इस एक्ट में निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, जो इसकी रीजन था उपहार और रिश्वत भी इस पे नहीं ली जा सकती थी। और देखिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने पिछले वीडियोस में आपको दिखाया, जो मैंने थॉरली समझाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये निर्देश दे दिए गए कि अपनी सभी सैन्य जानकारियां, नागरिक जानकारियां और राजस्व के मामले जो हैं वो अब ब्रिटिश सरकार को बताना जरूरी हो गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को बताना जरूरी हो गया। ठीक, मतलब अब जानकारी सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में पहुंच रही है। देखिए अब जब यहाँ पे एक जो बनाई गई है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, अब ये उच्चतम न्यायालय तो बना दिया गया, बट इसके काम डिसाइड ही नहीं हुए अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पाए गए ये लोग कि देखिए क्यों बनी है, ये क्यों बनी है। ठीक, और क्यों बनी है इनकी, अब देखिए दो लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी। एक तरफ जुडिशरी है, दूसरी तरफ है कार्यपालिका है गवर्नर जनरल के हाथों में, जुडिशरी है कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय बना उसके हाथ में। अब जब एक क्षेत्राधिकार डिसाइड नहीं है तो दोनों आपस में लड़ने लगेंगे तो कई बार जो जुडिशरी है वो बीच में दखल देने लगेगी, कार्यकारिणी के मतलब कार्यपरिषद जो है उसके काम में दखल देने लगेगी, और जो कार्यपरिषद है वो बार बार पहुंच जाएगी यूके में बैठी ब्रिटिश सरकार के पास में और कहेगी कि ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं। इसको दूर करने के लिए एक बहुत छोटा सा देखिए एक्ट लेके आया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका नाम ही है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। केवल सेटल करना है कुछ चीजों को, जो बीच में लड़ाई है तुम्हारा सेटलमेंट चलो करा दें, ये इस तरीके का था, जिसको बोलते हैं बंदोबस्त कानून। इसका एक नाम और है, याद रख लेना, अमेंडमेंडिंग एक्ट। इसको अमेंडमेंडिंग एक्ट भी बोलते हैं, याद रख लेना। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी हो गई, जो नंबर 1 चीज थी उसको हटा दिया। राजस्व और जो वसूली के मामले थे जिसमें सर्वोच्च न्यायालय कई बार दखल दे देता था अपना, ठीक, उसको भी बाहर कर दिया गया। ठीक, धार्मिक मामलों में निजी कानूनों के हिसाब से दंड। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, हो सकता है पूछा भी जाए आगे। इसमें सीन ये होता था, जो हिंदू हैं हिंदू के लिए अलग कोड बनाया जाएगा, अलग व्यवस्था होगी, मुस्लिमों के लिए अलग धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से उनको दंड दिए जाएंगे, सबके लिए एक चीज नहीं होगी। एक नंद कुमार का मैटर आया था जिसको मैंने थॉरली जो वीडियो जो पुराने वाले चल रहे हैं उसमें मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया था, कैसे कैसे था, उसको कैसे फंसाया गया, कैसे उसको फांसी दे दी गई, कैसे महाभियोग चलना स्टार्ट हो गया वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर, पूरी कहानी उसमें है। इसको फिलहाल अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अब प्रांतीय न्यायालयों में क्या हुआ कि अपील, जो प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील थी उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल में की जा सकती थी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक, चलो इतनी चीजें हो गई। अब देखिए आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। देखिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। अब जो यहाँ पे जो कंपनी शासन कर रही है, अब अंग्रेज जो है, अंग्रेजी सरकार है इंग्लैंड में बैठी, उसको मजा आने लगा है, उसको भी राजनीति करनी है, उसको भी कह रहा, अरे वाह इंडिया तो मुझे एकदम थाली में परोस के दे दिया गया। अब वो कह रहे कि अब मैं भी अपना दखल कैसे बढ़ाऊं, कैसे दखल बढ़ाऊं। तो अभी जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी है जिसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो सारे फैसले ले रही है इंडिया के अंदर, सारे फैसले। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे कौन आता था? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आएगा और 2 और गवर्नर जनरल आएंगे, गवर्नर आएंगे कौन कौन से? तो एक आएगा मद्रास का, एक आएगा बंबई का। अब एक नई बॉडी इस एक्ट के माध्यम से क्रिएट कर दी गई जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है नियंत्रक बोर्ड, या लिखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल कर रहा है, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऐसी चीज जो कंट्रोल करती है। तो किसको कंट्रोल करेगी? तो दूसरी चीज किसको कंट्रोल करेगी? तो कंपनी के कौन से काम को कंट्रोल करेगी? राजनैतिक कार्यों को। ठीक, अब देखिए कंपनी जो थी वो केवल क्या काम कर रही थी? केवल काम कर रही थी अपने व्यवसाय वाले, पहले काम कर रही थी, ट्रेडिंग कर रही थी। इसके बाद राजनीति में भी आ गई, अब राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो ये जो पहले गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, वो सारी चीजें मैनेज करते थे। अब उनसे बोला, अब वो व्यापारिक काम भी देखते थे, वो राजनीतिक काम भी देखते थे। इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार घुस गई आके, एक नई बॉडी बना के उसको नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक बोर्ड। ठीक, राजनीतिक जितने भी काम हैं वो सब कौन डिसाइड करेगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल डिसाइड करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अंडर में है? तो ब्रिटिश जो सरकार है वहां इंग्लैंड में बैठी हुई उसके अंडर में सीधे है।
ठीक है। और जो व्यापारिक वाले काम है वो बोला जाके अब तुम देखो, कौन देखेगा उसको, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, जो कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के असली मालिक हैं। ओके, चलिए अब इसको मैं समझाने की ऐसी कोशिश करूंगा। देखिए, एक समय पे एक ही काम होता है, एक समय पे एक ही काम होता है। अब जैसे मान लीजिए ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और ऊपर से एक पॉपअप आया धीरे से, उसमें लिखा है बाबू ने थाना थाया। अब बाबू पिट्स इंडिया एक्ट में है और देख रहा है कि विलियम पिट एक एक्ट लेके आया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लेकिन बाबू का दिमाग अब सटक गया। बाबू बनना चाहता था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेकिन अब बाबू सीरियसली सरकारी विभाग में बाबू भी बनने के काबिल नहीं रहे। ठीक, तो काम एक वक्त में एक ही करिए, या फिर इश्क कर लीजिए ठीक से, या फिर जो आपका काम है पढ़ने लिखने का वो वाला ठीक से कर लीजिए। एक फैज अहमद फैज एक शायर हुआ करते थे पाकिस्तान के, उनकी एक बहुत मशहूर नज्म है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वो कुछ ऐसे है, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। इश्क काम के आड़े आता रहा और काम इश्क से उलझता रहा, आखिर में हमने तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो दोनों चीजें अधूरी ही रह जाएंगी। एक काम है, ठीक से कर लीजिए इसको बहुत आराम से, 2-3 बार इसको देख लीजिए, चीजें सब सॉरी आसान हो जाएंगी। नहीं तो फिर बाबू ने थाना थाया वाला सीन बहुत खराब हो जाएगा। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, सब सेक्टर पे ये चीजें हर व्यक्ति के ऊपर लागू हैं। मतलब जो चीज आपके सामने है उसको ठीक से कर लीजिए। और अगर एक काम ठीक से कर भी लिया, मान लीजिए इश्क वाला काम है, अगर वो आपने ठीक से कर भी लिया, तो फिर आप बाद में गालिब ना बन जाए जाके, क्योंकि गालिब बाद में बोलता है इश्क ने आखिर निकम्मा कर दिया, हम भी आदमी थे बड़े काम के। तो फिर तब जाके ये ना हो जाए कि अरे यार ये सब हो सकता था लेकिन देखो कहाँ से कहाँ आ गए। या फिर ये भी, अब दूसरा रास्ता जो आपने लिया है वो भी बहुत आसान नहीं है, वो भी बहुत आसान नहीं है। उसमें उसमें एक बहुत बड़े अच्छे शायर हुए जिगर मुरादाबादी, उनका एक शेर है कि वो कौन सा शेर है मुझे याद नहीं आ रहा, कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, समझे। ऐसे ऐसे करके कोई शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, ऐसी ही उसकी लाइन है, ये इश्क नहीं आसान इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो आसान रास्ता बेटा वो भी नहीं है, एक काम कर लो, ये वाला काम ठीक से कर लो तो आसान हो जाएंगी चीजें आगे के लिए। चलिए अब इसमें आगे वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ आपको लेके, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले के हैं, जो 24 मेंबर्स की टीम है, उसको व्यापारिक व्यापारिक काम ही उसको देखने, मतलब आप केवल आप ट्रेड कर लिए, आप ध्यान इधर लगाना उधर मत लगाना, ठीक। केवल आप ट्रेड वाले काम देखें, इतने काम देखें। और देखिए ये इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा ले, इसमें लिखा हुआ कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे पहली बार उनको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, मतलब ब्रिटिश पजेशंस एरिया बोला गया, ऐसा बोला गया, ठीक है। चलिए आगे क्या है, तो अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। पूर्ण नियंत्रण तो हो जाएगा। राजनीतिक कार्य देखने को दे दिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और व्यापारिक कार्य देखने को दे दिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधे अंडर में आता है ब्रिटिश सरकार के। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि अब सारी चीजें सैन्य असैन्य वाली जितनी भी थी वो सब आप बताएं जाके किसको, तो ब्रिटिश सरकार को। चलिए अगले अगले एक्ट पे आते हैं, 1786 का एक्ट। अब देखिए ये एक्ट क्यों आया, इस एक्ट के आने के पीछे एक कहानी है। कार्नवालिस जो 2 समस्याएं मैंने बताई थी, एक समस्या ये थी कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो अपने आप फैसले ले लेती है, अपने आप फैसले ले लेती है। कई बार गवर्नर जनरल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वो जैसे ही बहुमत हुआ, चार लोग में 3 लोग एक तरफ हुए, एक अकेला हो गया, काउंसिल का डिसीजन हो गया। तो अब एक चीज 1784 के एक्ट में देखिए, यहाँ लिखी नहीं है, एक चीज और है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल में जो 4 सदस्य जोड़े गए थे उनको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 3 सदस्य बनाए गए, 1 कम कर दिया गया, ठीक है। इतना आ जाइए। चलो अब मैं इस पे आता हूँ। अब जब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे आया है और यहाँ से उठ के कौन चला गया है, तो वारेन हेस्टिंग साहब यहाँ से उठ के चले गए। उन पे चल रहा है इंग्लैंड में महाभियोग, ठीक। बहुत बहुत चीजों के ऊपर उनके ऊपर महाभियोग चलता है, मानसेन आनसेन बहुत सारे लोग हैं जो उनके पीछे पड़ गए, ठीक है। तो 1786 का जो एक्ट आया, इससे पहले, एक्ट आने से पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक मैंने आपको पिछले वीडियो में उसमें बताया था, जो मैं थॉरो जो लेक्चर सीरीज में चला रहा हूँ उसमें मैंने बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वही है जो सिविल संहिता यहाँ पे बना के देता है, वही है ये जो जिला कलेक्टर का पद बनाता है, वही है जो पुलिसिंग के कार्य को यहाँ पे इंडिया में चालू करता है, ठीक। तो बहुत सारे रिफॉर्म ये करेगा। इससे पहले ये एक सैनिक प्रवृत्ति का इंसान है,
जो सैनिक ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें कम देख पाता है। तो इसकी जो यूएसए की लड़ाई में जो 1770 के आसपास ये लड़ चुका है, ठीक है, तो ये वही वाला इंसान है, सैनिक प्रवृत्ति का इंसान है। तो ये सीधे सीधे दो मांग देता है, देखो इंडिया में अगर मुझे बनाना है आपको अगर मुझे बनाना है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो मुझे दो चीज चाहिए, अगर दो चीज देते हो तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। सीधी डिमांड थी इसकी, मोटी मोटी कौन सी दो डिमांड, तो मुझे एक तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है जो अपने आप निर्णय ले लेती है, गवर्नर जनरल पागल सा अपना बैठा रहता है, वो काम नहीं होना चाहिए, मुझे चाहिए वीटो। मैं अगर चाहूँ तो गवर्नर जनरल की काउंसिल जो मेरी काउंसिल है मैं उसके निर्णय को चेंज कर सकता हूँ। तो एक्ट में बोला गया चलो अच्छा भाई साहब दे देते हैं आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे में बोलता है कि मुझे कमांडर एंड चीफ का पावर चाहिए, क्योंकि मैं एक सैनिक प्रवृत्ति का देखिए इंसान हूं, मैं केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वाली चीजें करूंगा ये मुझसे हो नहीं पाएगा, तो मुझे कमांडर एंड चीफ का भी पद चाहिए। बोला गया यार ऐसा सब कुछ तुम मांगे ले रहे हो, चलो कोई कोई चारा ही नहीं था तो ये भी दे दिया गया। 1786 के एक्ट में केवल दो ही चीजें थी। 1793 के चार्टर नियम में आ जाइए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था चार्टर एक्ट क्या होते थे, काउंसिल एक्ट क्या होते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या होते थे। इनके नाम के अपने सिग्निफिकेंट है, अगर आप सिग्निफिकेंस है अपने नाम का, अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियोस उठा के देखें, मजा आ जाएगा। जब आप चलेंगे तो जमीन पे पॉलिटी टपकेगी अगर उसको ठीक से देख लिया तो। मजाक का भी, मजाक में थोड़ी थोड़ी चीजें चलती हैं। चलिए मैं आता हूँ 1793 के चार्टर एक्ट में। इसमें क्या हुआ, कंपनी देखिए चार्टर एक्ट में यही होता था जनरली, जो कंपनी को जो शासन है उसको थोड़ा समय के लिए आगे बढ़ा दिया जाता था। जनरली ये 20 वर्ष में होता था। तो 1793 के बाद में आपको 1813 का चार्टर एक्ट इसीलिए 20 वर्षों बाद देखने को मिलता है। 1813 के बाद 1833 का मिलता है, 1833 के बाद में 1853 का मिलता है, और इसके बाद में कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आता है, क्योंकि 53 के चार्टर एक्ट में ऐसी व्यवस्था करती थी कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है। और आप देखते हैं 1858 के एक्ट में शासन चला जाता है सीधे तौर पे ब्रिटिश महारानी के पास में, ठीक है, यानी क्राउन के पास में, मोनार्क के पास में पहुंच जाता है। ठीक, चलिए अब मैं इसमें 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, बहुत नॉर्मल सी बात है। इसमें क्या किया, नियंत्रक जो बोर्ड था, जो जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और उसके कर्मचारियों का वेतन जो था भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। और अधिनियम में एक और व्यवस्था की गई, जो शक्तियां कॉर्नवालिस को दी गई थी, वीटो की शक्ति हो या सेनापति की शक्ति हो, समझे, वो आगे आने वाले जो भी लोग थे, जो अन्य जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको भी ये शक्तियां आगे ही दी जाने लगी। चलो अब आता है 1813 का एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ठीक से पढ़ना। इस एक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, संभावना बनी रहती है। मैंने जितने भी यूपी पीसीएस हो, अदर पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूपीएससी हो, सबके मैंने स्टेटमेंट यहीं पे देखिए डाल दिए हैं। अगर कोई चीज़ पूछी गई है, चाहे यूके पीएससी में भी पूछ दी गई है या यूपी में पूछी गई है, यूपी में मैचिंग में देखिए मैंने ये तक लिखा, ये स्टेटमेंट मैचिंग में लिखा हुआ था, ठीक। तो मैं थॉरली जब सब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं ठीक से, मुझे पता है कि कैसे क्या डालना है इसमें, ठीक। तो इसको ठीक से इसीलिए पढ़ना, यूपीएससी के पेपर में ऐसे स्टेटमेंट में ये आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट बगल में लिखा हुआ है, ठीक। तो ध्यान से इसको पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। बहुत बार यही होता है कि स्टेटमेंट जो चीज पूछी जाती है वो यूपीएससी पहले पूछ चुका। तो 1813 के एक्ट में सीधे आता हूं मैं। इसमें क्या है, इसके पीछे की कहानी मैं थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट एक कॉन्टिनेंटल थ्योरी लेके आता है, ठीक। पुराने वीडियोस में जाके देखना, मैं कितनी बार बोलूंगा, पुराने वीडियोस में जाके देखना। छोटी छोटी सी कहानी मैं बता देता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट है, इस समय बहुत बड़ी सत्ता उसके हाथ में है और बहुत सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं, फ्रांस के साथ में। वो एक थ्योरी लेके आता है कॉन्टिनेंटल थ्योरी। कॉन्टिनेंटल थ्योरी ये बोलती थी कि देखिए जो ब्रिटिश और उसके एलाई हैं वो अब हमारे वाले देशों में, हमारा जो एलाई है, हमारे जो एलाइज देश हैं उनके साथ में व्यापार नहीं कर सकते। इसके लिए समस्या आ गई। जब समस्या आ गई तो वहाँ की सरकार हिल गई, उसने बोला कि यार कुछ तो बदलाव करो। बदलाव क्या करो, तो उसने बोला कि अब हमारे व्यापारी हैं उनको भी तो, जो हमारे यहाँ पे जो जैसे इंडिया है और चाइना है, यहाँ से व्यापार करने के लिए थोड़ा तो कुछ तो, मतलब अलग अलग कुछ तो चीजें करो, समझे। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यहाँ पे व्यापार करने के लिए इनको भी अलाउ कर दो, और भी व्यापारी हैं, जरूरी है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करे जाके वहां पे। ये वाली समस्या थी, इसीलिए आप हमेशा एक ये वाला पॉइंट रखते रहते हैं। कौन सा पॉइंट रखते रहते हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त किया गया, क्योंकि अन्य व्यापारियों के लिए भी खोलना था, वो अपनी रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे, ठीक है। तो रटने से आज से मुक्ति मिल गई, अच्छी चीज है। और क्या हुआ, 20 वर्षों के लिए चाय, चीन और अफीम, अफीम भी याद रखना, अफीम, ओपियम वार 2 हुई थी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है।
समझे। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, छोटा रखना है लेक्चर इसलिए, ठीक है। 20 वर्षों के लिए चाय, चीन और अफीम तक सीमित कर दिया गया था इसका व्यापार, ठीक। बाकी अन्य विषयों पे अदर जो कंपनियां आएंगी वो अपना व्यापार करेंगी। कई बार देखिए पूछा गया है, यूपीएससी के आरओ ने 17 में पूछ लिया, यूपीएससी ने यूपीपीसीएस के आरओ ने 17 में पूछा, यूपीएससी ने 2019 में पूछा स्टेटमेंट में इसको डाल के, यूके उत्तराखंड पीएससी ने 2016 में पूछा, अन्य एसएससी पता नहीं कहाँ कहाँ पूछा गया होगा, आई डोंट नो, ठीक। और क्या है, इससे पहले देखिए ईसाई जो मिशनरी थे, जो यहाँ इंडिया जो पादरी जो आने वाले थे, वो पहले अलाउड नहीं थे इंडिया में आना, अलाउड नहीं थे, याद रखना। इस एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि यहाँ पे इंडिया में आने की इनको अनुमति प्रदान कर दी गई, ठीक। और इनका सीधे जाके ब्रिटिश इंडिया में केवल आएंगे, समझे, ये पूरे इंडिया में नहीं घूमेंगे, केवल ब्रिटिश इंडिया जहाँ पे अंग्रेजों का आधिपत्य है। और इनका केंद्र हुआ करता था कोलकाता। छोटी छोटी चीजें मैं बताते चलूंगा, याद रखना, इससे भी सवाल बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक। वेस्टर्न एजुकेशन को इसी में बढ़ावा दिया गया, इंग्लिश एजुकेशन का प्रसार यहीं से स्टार्ट होना चालू होता है। ये देखिए स्टेटमेंट में यूपीएससी आईएएस ने पूछ लिया था। चलिए, भारतीयों पर शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 20 बार ये पूछा जा चुका है, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है कंपनी शासित क्षेत्रों, जो कंपनी के शासित क्षेत्र हैं उनको, उन पर ब्रिटेन की संप्रभुता स्थापित की गई, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपीएससी 2019 में स्टेटमेंट में आ गया था, स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था, ठीक, याद रखना, ठीक। स्थानीय सरकारें जो थी उनको कर लगाने की व्यवस्था दे दी गई, अब आप लोगों पर कर लगा सकते हैं, आप लोगों पर टैक्स लगा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था इसमें कर दी गई, ठीक। चलो आगे वाले एक्ट पे आता हूँ। 33 का चार्टर एक्ट आ गया। 33 का चार्टर एक्ट में फिर वही वाली कहानी है, पीछे की कुछ कहानी है कि जो पूरी दुनिया में जब जो रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब बहुत तेज बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब तेज बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ों पे लगाम लगनी चालू हो जाएगी, बहुत से इंडस्ट्री नई नई पैदा हो जाएंगी, ठीक। नई नई इंडस्ट्री जब पैदा होंगी तो नए नए उद्योग पैदा होंगे, नए नए उद्योग पैदा होंगे तो नए नए व्यापारी पैदा होंगे, नए नए व्यापारी पैदा होंगे तो नई नई जगह वो तलाशेंगे अपने व्यापार करने के लिए। अब फिर वही ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में एक समस्या है कि वो क्या करे, जो चाय और जो चीन का मसला है, जो अफीम का मसला है, इसको भी खत्म कर दिया है इसमें। अब कंपनी व्यापार कर ही नहीं सकती, व्यापारिक एकाधिकार तो छोड़िए, व्यापार पर ही रोक लगा दी गई। अब कंपनी शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय की तरीके से काम करेगी, समझे, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें करेगी, व्यापार छोड़ देगी कंपनी, बिल्कुल व्यापार छोड़ देगी, ठीक है। क्योंकि अन्य रेवोल्यूशन हो चुका है, बहुत सी कंपनियां हैं, प्राइवेट लोग हैं जो घुसना चाहते हैं व्यापार के अंदर, तो वहां पे जो मोनोपोली है उसको खत्म करने का प्रयास किया, इसमें खत्म करने का प्रयास नहीं, खत्म कर दिया। दूसरी चीज एक और आई, जब कंपनी अब रखते रहते, इसमें सेंट्रलाइजेशन हुआ, इसमें केंद्रीकरण हुआ, तो सेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ, कभी आपने ये सोचा? तो ये इसलिए हुआ, जो कंपनी के पहले केवल व्यापार कर रही थी, वो अब व्यापार जब उसका बिल्कुल बंद करा दिया गया तो उसको सेंट्रलाइजेशन कराने का इसलिए था क्योंकि अब वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें करे तो कम से कम वही ढंग से कर लेना, समझे, तो कम से कम वही कायदे से करे, तो बोला अब सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, अब सेंट्रलाइजेशन होगा। अब सेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ, अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक। जो कंपनी है, यहाँ पे जो लोग हैं उसके, वो कम से कम गवर्न ही ठीक से करें, समझे, उसमें झोल झाल ना हो। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ केंद्रीकरण हुआ। केंद्रीकरण में क्या हुआ, जिसमें भारत का पहला गवर्नर जनरल जिसको बनाया गया, वो कौन बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक। और ये संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल था, पता नहीं क्या क्या 2-2 बार लिखा, क्या डोंट नो, मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, जो मुझे याद है, मैं तो छोटी चीज देख लेता हूँ, ठीक। और इसमें क्या किया गया, जो सेंट्रलाइजेशन की जो बात है इसमें वो लिखी है, देखिए, मद्रास बंबई के गवर्नरों की विधायिका शक्ति समाप्त कर दी। अब ये कानून नहीं बना सकते थे। देखिए 1773 में कुछ केवल फॉरेन पॉलिसी जो वहां पे थी उनको रोकने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, गवर्नर जनरल को, जबकि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। तो अब आप इसमें देखें कि अब जब पूरे इंडिया का बन गया है तो जो विधायिका की शक्ति, जो लेजिस्लेचर पावर्स थी मद्रास और बंबई की, वो भी छीन ली गई, ठीक। अब केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में असीमित अधिकार हैं, वो एकदम बहुत बड़ा राजा, एकदम समझिए पूरे ब्रिटिश इंडिया का है, वो जो चाहे कानून बनाए, जो चाहे बिगाड़े, सब कुछ उसी के पास में, ठीक है। चलिए, अब इसमें लिखा है कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए। क्यों समाप्त किए गए, मैंने बता दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन थी ये, ठीक। अब कंपनी विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गई। अब ये नहीं बनेगी तो क्या मजीरा पीटेगी। चलिए अब आगे आइए,
आगे है सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का। देखिए यहाँ पे लिखा प्रयास किया गया। जो इससे पहले जो सीन था वहां पे भारत के लोग थे, रंग भेद बहुत सी चीजें थी जिनके कारण से उनको व्यवस्था नहीं थी। इस सेक्ट में ये पहली बार ऐसा लिखा गया, ऐसा पहली बार लिखा गया कि कोई भी पद हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हो, कोई इन सभी चीजों पर कोई किसी भी रंग के ऊपर, जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, नस्ल के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी। सबके लिए खुला सिस्टम होगा। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपको पता है जिनकी कंपनी है, समझे, प्राइवेट 24 लोगों की टीम थी ये पहले, ये इसका विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि तुमने व्यापार भी हमसे ले लिया, समझे, अब कुछ तो दे दो। अब इसमें भी तुम इंडियंस को घुसेड़ दोगे तो हमारे लोगों के पास बचेगा क्या। तो ये व्यवस्था इसलिए चालू नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पीसीएस ने 2022 में पूछा। मैं जो चीजें बताता हूँ एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा ही मन में वैसे बैठ जानी चाहिए। अब क्वेश्चंस बढ़ के आ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो, गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य बनाया। अब देखिए इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। देखिए मैंने आपको बताया था 1773 में जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनी थी उसमें 4 मेंबर हुए थे जिनका टाइम पीरियड था 5 वर्ष के लिए चुने जाते, जबकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 4 को घटा के 3 कर दिया गया था मेंबर। अब एक ये है 1833 का चार्टर एक्ट है, इसमें 3 में फिर एक मेंबर बढ़ाया जाएगा, यानी 3 + 1 कर लीजिए। अभी एक मेंबर जो बढ़ा है यही है लॉर्ड मैकाले, यही है विधि सदस्य, यही है लॉ मेंबर, ठीक। लेकिन इस मेंबर के पास में इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी अन्य 3 मेंबर से। क्यों नहीं थी? क्योंकि जहां पे कानूनों की अड़चन आती थी, जहां पे कानून की अड़चन आती थी, वहीं पे केवल लॉर्ड मैकाले से सलाह ली जाती थी। बाकी जगह ये ऐसे गुपचुप बन के बैठा रहता था, चुपचाप। ओके, एक चीज और हो गई। दूसरी चीज ये है, लॉर्ड मैकाले बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। यही ऐसा इंसान है जिसका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो बोलता है संपूर्ण भारत और भारत का जो सब कॉन्टिनेंट है, इसका जो साहित्य है, इसका जो लिटरेचर है, उसको वो लिटरेचर ब्रिटिश जो यूरोपियन की एक अलमारी है, यूरोप की कोई एक अलमारी है, उसमें जो लिटरेचर भरा है उससे भी बहुत नीचे है, समझे। तो ये ऐसा बहुत गंदा टाइप का इंसान था, इसकी सोच बड़ी गंदी थी। बट लेकिन इंसान वैसे ब्रिलियंट था, दिमाग से अगर बोला जाए तो ब्रिलियंट इंसान था, समझे। और इसमें क्या हुआ, तो पूरे देश के लिए एक बजट का प्रावधान किया गया, ठीक हो गया। भारतीय कानूनों के वर्गीकरण है 1834 में, इस पॉइंट को याद रख लेना, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जा सकता है, ठीक। एक बजट का प्रावधान, ये भी कई बार पूछा गया है, हो सकता है पूछ दिया जाए। 1834 में एक लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बना, फर्स्ट लॉ कमीशन बना, याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे वाले एक्ट पे मैं चलता हूँ। 1853 का चार्टर आ गया, 20 साल फिर से पूरे हो रहे हैं। चार्टर एक्ट की श्रृंखला का आखिरी चार्टर है, समझे। इसमें आप देखेंगे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कार्यों को विधायी और प्रशासनिक कार्यों में बांट दिया गया। अब ये देखिए, जब 1784 में हम लोग थे पिट्स इंडिया एक्ट में, तो वहां हम लोगों ने देखा गया था कि कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य अलग किए गए थे, कमर्शियल और पॉलिटिकल काम अलग अलग किए गए थे। एक नई बॉडी बन के आई थी जिसको बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक चीजों पर अपना शिकंजा कसती थी। अब देखिए, जब केवल यहाँ पे राजनीति ही वैसी चीज हो रही, तो राजनीति 2 तरीके से होती है। एक, राजनीति जब होगी तो उसमें लॉ बनाएंगे अंदर, हम भाई एक कंपनी है, कंपनी अंदर चलने के लिए कुछ लॉ बनाएगी, ठीक, इंडिया में। और क्या होगा, प्रशासन करेगी, ऊपर पुलिसिंग का काम करेगी और सब काम देखेगी। तो इसके 2 काम थे, एक प्रशासन के काम और एक लॉ बनाने के काम। दोनों काम को अलग अलग कर दिया गया। अब अलग अलग करने के लिए जो लॉ बनाने का काम है, उसके लिए 6 नए लोग ऐसे हैं जिनको जोड़ा गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में। उनको बोलते हैं विधायी, मतलब उनको बोलते हैं विधायी पार्षद, ठीक, जो विधान बनाने का काम करेंगे, जो लेजिस्लेटिव चीजें करेंगे, ठीक। और वो जो 6 मेंबर की जो टीम जोड़ी गई है, इसी से ही निकल के आई, यही 6 मेंबर की टीम बनी है। कौन? तो ये बनी केंद्रीय विधान परिषद की नींव पड़ी। यही विधान परिषद आपको देखने को मिलेगी आगे 1919 के आसपास में। ये 2 चीजों में डिवाइड हो जाएगी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, और जिसको एक बोलते हैं राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक। और काउंसिल ऑफ स्टेट ही आज की राज्यसभा है, जबकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ही आज की लोकसभा है। उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 3 वर्ष की होती थी, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट 5 वर्ष की होती थी, ठीक है। आगे जब 1919 का एक्ट आएगा तब इसको देखेंगे, कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक। मैंने बता दिया। अब ये जो 6 लोग हैं
6 जो नए पार्षद जोड़े गए हैं, जो विधायी काम के लिए जोड़े गए हैं, जहां पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद की जहां नींव पड़ रही है कानून बनाने के लिए, वहां पे 6 में से देखिए पहली बार ऐसा हुआ, 4 लोग ऐसे हैं जिनको स्थानीय, देखिए मेरा वर्ड ध्यान से पढ़ना सुनना, स्थानीय प्रतिनिधित्व, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, या ध्यान से सुनना कान लगा के, रीजनल स्थानीय, भारतीय नहीं है, स्थानीय प्रतिनिधित्व पहली बार दिया गया इसी में। ठीक, अब स्थानीय प्रतिनिधित्व कहां कहां से दिया गया, तो देखिए सबसे लास्ट में लिखा है 6 में से 4 लोग कहां कहां से आते थे, तो एक आता था बंगाल से, एक आता था मद्रास से, एक आता था बंबई से, एक आता था आगरा से। आगरा प्रेसिडेंसी बिल्कुल नई है, ठीक, 3 प्रेसिडेंसी बिल्कुल पुरानी थी, आज आगरा प्रेसिडेंसी बिल्कुल नई थी, 2-3 साल पहले जो कुछ बनी हो। ठीक है, चलिए ये शायद 34 में बनी थी, 1834 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, 1834 में। ठीक, चलिए अब इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम में समय सीमा नहीं निर्धारित की गई थी कि कितने समय तक कंपनी और शासन करेगी, इसलिए ये डिसाइड हुआ कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है, 100 साल बाद समाप्त हो, समझे, हो सकता है 10 साल बाद समाप्त हो जाए, हो सकता है 5 साल बाद समाप्त हो सकता है कि कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक, अब देखिए आप देखते हैं कि एक लड़ाई हुई 1857 में, भारत की पहली सिपाही क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन जिसको कई लोगों ने बोला है, उसमें कंपनी की जड़ें बिल्कुल हिल गई, कंपनी बिल्कुल नस्तो नाबूद होने वाली थी। अगर ठीक से वो चीजें हो जाती हैं एक बार, तो हो सकता है कंपनी उसी ही समय उखड़ जाती। ठीक है, अब जब कंपनी उसी समय उखड़ गई, उखड़ने वाली जब हुई, तो कंपनी ने मुश्किल से अपना दामन बचा पाया, और फिर 1858 के बाद में, 1858 में घोषणा की गई कि देखिए अब जो कंपनी है, कंपनी का रूल खत्म किया जाता है, अब रूल चलेगा महारानी का, अब रूल चलेगा क्राउन का, अब रूल चलेगा, यहाँ लिखा है राजशाही का, अब चलेगा मोनार्क का। तो कोई भी नाम आए कंफ्यूज प्लीज मत हो जाना। अब 1858 से लेके 1847 तक का जो रूल है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो है किसका किसका रूल, तो वो है ब्रिटिश मोनार्क का, क्राउन का, यानी रानी का रूल मान लीजिए आप, या राजा का रूल मान लीजिए, मतलब वहां की राजशाही का एक तरीके से रूल है। देखिए कितना शर्मनाक ये बात है, जब 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट में आपने ये बोल दिया था बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कि मुझे सैन्य असैन्य और जितनी भी चीजें हैं वो आपको ब्रिटिश सरकार को बतानी अनिवार्य है। ठीक, तो क्या आपको नहीं पता था कि कंपनी बहुत खराब काम कर रही है, समझे, तब तो कंपनी को आपने कोसा नहीं, चलो इसको भी छोड़ दो। 1784 में आ जाइए, पिट्स इंडिया एक्ट में, विलियम पिट्स जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक एक्ट लेके आए, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट इसको बोला गया। 1784 में आपने एक नई बॉडी दे दी कंपनी के अंदर, वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जब सारी राजनीतिक, जब सारी पॉलिटिकल पावर दी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अंदर आता था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आता था। तो क्या आपको नहीं पता था कि कंपनी गलत काम कर रही है, या आप इसमें भागीदार नहीं है? ठीक, चलो इसको भी आप छोड़ दीजिए, मैंने कहा इसको भी आप छोड़ दो। ठीक है, 1784 के ही एक्ट में आप कहते हैं जो भारत ने, जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो कंपनी के शासित क्षेत्र हैं, वो अब ब्रिटिश शासित, ब्रिटिश प्रेजेंस एरिया कहलाए जाएंगे, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाए जाएंगे। तब आपको शर्म नहीं आ रही थी? अब आप जब 1858 में क्रांति, 57 में क्रांति हुई है, उसके बाद आप ये आके बोल रहे हैं कि देखो अभी तक कंपनी का शासन था, कंपनी बहुत गंदी थी, ऐसा करती थी वैसा करती थी। कुछ नहीं कंपनी करती थी, आपकी चीजें ठीक नहीं थी। चलिए मैं आता हूं और आगे, चलो 1858 के एक्ट में मैं आता हूं आपको लेके। चलिए, इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। क्या सही में अच्छा बनाने वाला अधिनियम था? आप डिसाइड करके बताइए। इसमें कुछ, इस एक्ट में कुछ नहीं हुआ, इस एक्ट में केवल यह हुआ कुछ नाम बदल दिए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जैसी चलती थी ठीक वैसे ही चलती रही, कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कुछ नाम बदल दिए, कहने को कह दिया आप महारानी के अंडर काम कर रहे हैं, कहने को इस एक्ट में कह दिया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है अब उसको वायसराय के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक, तो चलिए ये सब गंदी संदी बातें इसमें होती रही हैं, बट फिलहाल पढ़ना है पढ़ लेंगे। तो देखिए, इस एक्ट को भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया, याद रखना, ये पॉइंट कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे आप देखिए, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, और क्या हुआ, संपूर्ण ब्रिटिश भारत की सत्ता किसके हाथ में चली गई, तो ब्रिटिश क्राउन या महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। और इसमें एक चीज और है, तो मुगल सम्राट का जो पद था उसको समाप्त कर दिया। भारत का जो एक सम्राट होता था, हालांकि कहने को ये सम्राट बचे थे उस समय, इतनी पावर बची थी नहीं, आखिरी मुगल जो पावरफुल था तो औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद में सब धीरे धीरे सब बेकार हो गया।
ठीक, तो मुगल सम्राट का पद भी इसमें समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ, गवर्नर जनरल पदनाम, गवर्नर जनरल को एक नया, भारत का गवर्नर जनरल यहाँ लिख लेना, भारत के गवर्नर जनरल को एक नया पदनाम दिया गया, वायसराय। अब वायसराय का मतलब है वाइस, इसको लिखते हैं वाइस रॉय, वाइस रॉय, VICEROY। वाइस रॉय का मतलब है कि जो रानी है, रानी साहिबा, उनका प्रतिनिधि की तरफ से काम करेगा। जैसे कि इस समय क्या होता है कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होता है वो अपने मर्जी से काम क्या करता है, वो किसकी जगह पे काम कर रहा है, वो राष्ट्रपति की जगह पे काम कर रहा है ना, सीधे तरीके से। ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो वायसराय है ये वहां की रानी साहिबा जो है उनके प्रतिनिधि की तरीके से काम कर रहा है। अब ये सरकार का आदमी नहीं है, गवर्नमेंट का आदमी नहीं है सीधे तौर पे अगर माना जाए, या कंपनी का आदमी नहीं है। गवर्नमेंट का तो आदमी है ही, मुझे कंपनी का आदमी नहीं है, ठीक है। कंपनी के अधीन ना होकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन था, ठीक है। पहला वायसराय ऐसा कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बना, याद रहे ना, पहला पहला भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था, जबकि पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। जबकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग है। बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर बोलोगे कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग था, समझे। अंतिम गवर्नर, ध्यान से सुनना, समझे। जबकि पहला गवर्नर जनरल भी बंगाल का कौन था, वारेन हेस्टिंग था। चलो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में लेके आया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से ही थे, 24 मेंबर की टीम हुआ करती थी। कैसे काम करती थी, कैसे चुनाव होता था इनका, मैंने उस वाले वीडियोस में प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है, उसको ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। इसका पद समाप्त कर दिया गया और डायआर्की का देखिए अंत हुआ। अब ये डायआर्की देखिए कहाँ पे, ये क्या बहुत मजाक का विषय है, देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार। डायआर्की, कई बार आप डायआर्की पढ़ते रहते हैं, डायआर्की इसको समझते हैं। तो देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है एक ये, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के होते थे, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल सरकार, ब्रिटिश सरकार का था, ठीक। तो ये अपना शासन तरीके से करेगा, ये अपना, ये राजनीतिक चीजों पे काम करेगा ये, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाणिज्यिक चीजों पर या कॉमर्शियल चीजों पे काम करते थे। तो ये द्वैध, ये दो चीजें हैं ना, दो, इन चीजों पे ये शासन हो रहा है, इस चीज पे सरकार शासन कर रही है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर वाणिज्यिक चीजों पे शासन कर रही है। तो इसको बोला गया डायआर्की, ठीक। तो जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म हो गए तो डायआर्की खत्म हो गई। भारत, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया, लिखा है भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, मतलब इसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक। ये कहाँ बैठता था, तो ये इंग्लैंड में ही बैठा रहता था, ठीक। और इसके पास में बहुत ठीक ठाक पावर थी। ये अंतिम तौर पे अगर कुछ कह दे, ये एक तरीके से ब्रिज के तरीके से काम करता था। एक जैसे भारत में वायसराय है और वहां पे ब्रिटिश संसद है, दोनों के बीच में एक कड़ी होती ना जोड़ने वाली, ये उस तरीके से काम करता था। ये अगर कह दे कि इस एक्ट में ये परिवर्तन होना है, वो बात माननी पड़ती थी। इंडिया में वायसराय से अगर कुछ कह दे कि ऐसी चीज करनी है, तो वो चीज को लगभग करनी पड़ती थी, लगभग, चाहे तो डिनाई कर दे, लेकिन बहुत अच्छी पावर थी। इसीलिए आप आगे एक्ट में पढ़ते हैं मार्लेमेंटो सुधार, वहां पे भारत, पहला जो वर्ड आपको मार्लेमेंटो हो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो, वहां पे जो पहला वर्ड आपको देखने को मिलता है वो भारत के राज्य सचिव का होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का होता था, ठीक है। तो उसके पास में बहुत अच्छी पावर थी, ठीक। एक चीज याद रखना, किसी भी कानून को खत्म करने तक की पावर थी इसके पास, इतना समझ लीजिए, जिसे प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण था। ब्रिटिश जो कैबिनेट थी, जैसे इंडिया में कैबिनेट होती है ना, मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट होती है, ठीक, वैसी वहां पे कैबिनेट थी, क्योंकि वही सिस्टम तो वही चल रहा है, समझे, संसदीय प्रणाली वाला, तो वहां भी वैसा था, वैसे इसी से होता था। इसका एक मेंबर हुआ करता था और अंतिम रूप से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ये कहीं से जवाब दे किसी और को नहीं था, सीधे सीधे ब्रिटिश संसद को ये बताता था। और इसकी सदस्य, मतलब इसकी सहायता के लिए, यहाँ पे सहायता लिख लेना, सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद बनी थी, ठीक है। 15 में से 8 लोग जो थे वो कंपनी देती थी, और जबकि 7 लोग जो थे वो ब्रिटिश सरकार डिसाइड करती थी। चलो, 1861 के एक्ट में क्या हुआ, ये देखिए परिषद अधिनियम है, काउंसिल एक्ट है। काउंसिल एक्ट मैंने बताया था, जब काउंसिल में परिवर्तन होता है, सेंट्रल की काउंसिल हो या स्टेट की काउंसिल हो, जब इन काउंसिल में जब परिवर्तन होता था तो उसको बोलते थे काउंसिल एक्ट, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, भारतीयों के प्रतिनिधित्व के क्रम में ये पहला कदम था। भारतीयों के प्रतिनिधित्व कानून बनाने में, भारत में कानून बन रहे हैं, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो भारतीयों के, देखिए यहाँ पे लिखा स्थानीय प्रतिनिधित्व, मैंने आपको बताया था
1953 के एक्ट में था स्थानीय प्रतिनिधित्व, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और क्या था, एक था आगरा। चलिए अब इसमें आ गए, अब इसमें है भारतीयों के प्रतिनिधित्व के क्रम में पहला कदम था। ठीक, इसमें क्या हुआ, वायसराय कैनिंग ने 1862 में गैर सरकारी सदस्य के रूप में विस्तारित विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य बनाए। ठीक, अब जो वायसराय की जो परिषद है, जो कानून बनाने वाली काम कर रही है, समझे, लेजिस्लेचर वाली। देखिए परिषद 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 2 टाइप की है, मैं आपको बता दूं, नहीं तो बुक में भी हमेशा कंफ्यूज हुए हैं सब लोग, यहाँ भी होंगे। परिषद है, एक है एग्जीक्यूटिव काम देखती है। देखो मैंने बताया था 1853 में एग्जीक्यूटिव का काम मतलब कार्यकारी, कार्यकारी कार्यकारी क्या होते हैं ये आपको ढूंढ लेना जाके, अब इतनी सब बच्चों वाली चीजें हैं, फिर ये मैं नहीं बताऊंगा। अब एग्जीक्यूटिव काम क्या होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव काम है, जैसे डीएम एसडीएम हो गए और बहुत सारे मिनिस्टर हो गए, ये एग्जीक्यूटिव जो काम, ये जो काम करते हैं वो एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। जबकि जबकि विधायी काम क्या होते हैं, विधायी काम जो सांसद करते हैं या संसद के सदस्य करते हैं, कानून बनाने का काम, ये विधायी काम होते हैं। अब विधायी काम में जो 53 में जो 4 लोग जोड़े गए थे वो विधायी शक्तियों में, वो लेजिस्लेचर वाले पार्ट में जोड़े गए थे। जो 1861-62 में जो ये परिवर्तन किया जा रहा है, 3 भारतीय सदस्यों को जो लेके आया जा रहा है, वो भी सदस्य कौन से हैं, वो लेजिस्लेचर में जोड़े जा रहे हैं। जबकि जब एग्जीक्यूटिव में सबसे पहली बार कौन भारतीय जोड़ा गया, तो आप 1909 के एक्ट में पढ़ते हैं, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक, जो बंगाल के एडवोकेट जनरल हुआ करते थे, जिनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, अब देखिए इन्हीं को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सर दिनकर राव। ठीक, सर दिनकर राव की जिसकी बात हो रही। देखिए अब ये कौन है, पटियाला के महाराज हैं, बनारस के महाराज हैं, पटियाला के महाराज हैं और बनारस के राजा। तीनों के नाम मैंने पिछले वीडियो में बताए, आप जाके देख लेना। ठीक है, सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई है। जो सेंट्रलाइजेशन 1833 में स्टार्ट हुआ था, जो अलग अलग जो प्रेसिडेंसियां थी, अलग अलग जो राज्य थे, उनकी विधायी पावर ले ली गई थी, उनकी कानून बनाने की शक्तियां ले ली गई थी, उनको दोबारा से स्टार्टिंग की गई कि चलो इनको कानून बनाने की शक्तियां दी जाए। यही शक्तियां धीरे धीरे बढ़ाते 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 1893 में यही शक्तियां बढ़ाई जाएंगी। 1909 के एक्ट में ये शक्तियां बढ़ेंगी, 1919 में बढ़ेंगी, 1935 में आके अंतिम रूप से जो आप स्टेट वहां पे देखते हैं, वो स्वायत्त तरीके से अपना स्वशासन करने लगते हैं। ठीक है, उसमें बस कुछ कुछ चीजें नहीं थी, जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, इन सब चीजों पे प्रतिबंध लगा हुआ था, बाकी वो सारे काम करने लगे। तो यहाँ पे क्या, सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, और जो 1833 में मद्रास और बंबई की जो विधायी शक्तियां ले ली गई थी, उनको वापस कर दिया गया। ठीक, चलिए एक नया काम इसमें ये हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पूछा जा सकता है। बंगाल में, इसी एक्ट से बंगाल में 1862 में, पंजाब में 1897 में, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको बोलते हैं, जिसको NWFP बोलते हैं, NW एक देखिए नेफा होता था, एक NWFP होता था, क्या होता था फिर कभी चर्चा कर दूंगा, यहाँ पे नहीं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक, जबकि ये विधान परिषद अभी ये 3 जगह आप देखने को आपको मिल रही हैं। ठीक है, जबकि 1935 में जब आप आते हैं, समझे, वहां उस समय 11 विधान परिषद हुआ करती थी। ठीक, 11 विधान परिषद। चलो उन सब चीजें आगे कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, रेड पे यहाँ पे लिखा गया है, लिखा है वायसराय को बिना काउंसिल के संसद के अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, और ये कितने की थी, 6 महीने की थी। ठीक, अध्यादेश, समझे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो व्यवस्था को मान्यता मिली। अब ये पोर्टफोलियो व्यवस्था देखिए क्या थी, इस समय जैसे आप मंत्रिमंडल देखते हैं, मंत्रिमंडल में एक मंत्री होता है, उसको अलग अलग काम दिए जाते हैं। एक मंत्री हो सकता है एक ही काम करता हो सकता है एक से ज्यादा मिनिस्ट्री उसके पास में हो। ये व्यवस्था चालू की गई थी पहली बार, कब चालू की गई थी, तो 1859 में चालू की थी कैनिंग ने। समझे, पहले इनके मंत्रि परिषद में, मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें जितने भी लोग हुआ करते थे वो सब काम इकट्ठे, सब साथ ही में सब काम। PWD का कोई काम अगर देखना है, PWD तो खैर बाद में आया, मान लीजिए अगर एजुकेशन से कोई काम देखना है, तो सारे मेंबर जो है वो सब एग्जीक्यूटिव का काम एक साथ देख रहे हैं। लेकिन बाद में 1859 में ये व्यवस्था कैनिंग ने की कि एक व्यक्ति को पास में एक
विभाग दे दिया जाएगा, या हो सकता है एक से ज़्यादा विभाग दिए जाएंगे। वो अपनी अंतिम तौर पर वही जिम्मेदार होगा उस विभाग के लिए, और मंत्रिपरिषद की तरफ से अंतिम फैसला वही ले सकता है उस विभाग का। ठीक, जैसे आजकल मिनिस्टर्स लेते हैं। ठीक ठीक, ये व्यवस्था कब चालू की गई थी? 1859 में। लेकिन अगर आए तो इसको मान्यता कब मिली? तो मिली 1861 के एक्ट के। अब देखिए, दो बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं, हो सकता है इनसे क्वेश्चन निकल के आएगा। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि कोई चीज छूटे ना, जल्दी पढ़ाने में भी कोई चीज छूटे ना, छूटना नहीं चाहिए, बस समझे, छूटे ना, समझे, इंपॉर्टेंट चीजें। तो देखिए 1873 में एक छोटा सा एक्ट आया। इसमें क्या किया गया, 1858 में समाप्त हो गया था कंपनी का जो शासन समाप्त हो गया था, मतलब शासन कंपनी का समाप्त हुआ था, लेकिन कंपनी समाप्त नहीं हुई थी। इसमें यह मुद्दा था कि कंपनी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, कंपनी को, जबकि 1853 के एक्ट में लिखा था कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। तो हुआ क्या, 1884 में वही समय है जब कांग्रेस आने वाली है। 1884 में कब हुआ, तो कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, समझे। अब देखिए, शाही 1876 में आया शाही उपाधि अधिनियम। इसमें सबसे बड़ा इसका ये था कि भारत की जो महारानी विक्टोरिया थी उसको भारत की साम्राज्ञी जो घोषित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और दूसरा था कि कार्यकारिणी परिषद जो थी, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल हुआ करती थी गवर्नर जनरल की, उसमें 6ठा सदस्य जोड़ा गया जो PWD मेंबर था, जो काम करता था। जबकि आपने एक, जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे 1833 के एक्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसमें चौथा मेंबर जोड़ा गया था जो लॉ मेंबर था, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, चलो आगे आ जाइए। 1892 का परिषद अधिनियम। इस परिषद अधिनियम के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, और कांग्रेस उस समय इंडिया के सबसे बड़ी भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत सारे संगठन थे उसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो सबसे बड़ी है, जो लोगों की आवाज बनती जा रही है धीरे धीरे करके। तो बहुत सारी आवाजें बनती हैं कि जब काउंसिल में आप कह रहे हैं कि स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया जाए लॉ बनाने में, कानून बनाने में, समझे, जिसको विधायिका बोलते हैं, विधायिका में। लेकिन आप बोलते हैं कि स्थानीय के बाद में बोला है 1861 के एक्ट में कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ठीक है, प्रतिनिधित्व तो दिया जाए, लेकिन ये जो बनारस के राजा हैं, पटियाला के महाराज हैं, सर दिनकर राव हैं, ये करते क्या हैं? ये सही बात तो ये है कि ये उठ के जाते भी नहीं थे वहां, जब कोई कानून बनाया जाता था तो ये उठ के भी नहीं जाते थे वहां से, हिलते नहीं थे। क्यों नहीं हिलते थे? एक तो देखिए, ये केवल बैठने के भर का इनका काम था, ये बहस भी नहीं कर सकते थे किसी काम के लिए, ना फाइनेंस की चीजों पे बहस कर सकते थे, ना किसी अन्य काम पे ये बहस कर सकते थे, और कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं था कि इनको आना अनिवार्य है। तो ये चीजें, ये लोग, तीनों लोग ये भी समझते थे कि जाओ ना जाओ, काम चली जाना। और बहुत सारे एक्ट ऐसे थे कि आज सुबह आए और दोपहर तक पास हो गए, कानून बन गए। तो ये लोग जाते ही नहीं थे। एक चीज तो कोई फर्क नहीं था, केवल कहने भर के, हाथी के दांत जैसे होते हैं ना, दिखाने भर के कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है जब उनको पावर ही नहीं दी जा रही है? ठीक, इस समय कांग्रेस ये मांग कर रही है कि रिप्रेजेंटेशन जो आपने दिया है उसमें उनको पावर दे दी जाए। कौन कौन सी पावर हो? एक तो देखिए, वो पावर है कि उनको बजट पे उनको, मतलब अपना बजट पे बोलने का, उससे क्वेश्चन पूछने का, ये सब उनको पावर दे दी जाए, समझे। क्योंकि बजट आपका लेके जो आ रहे हैं, बजट सबसे बड़ा हिस्सा होता था। आप ये सबसे ज्यादा सेना पे पैसा खर्च कर रहे हैं ये लोग, और जब इतना पैसा खर्च हो रहा है, इंडियंस का पैसा है, वो सेना के ऊपर खर्च किया जा रहा है बार बार, समझे। तो इसकी बार बार बात होती थी कि 50% से कई बार ज्यादा पैसा खर्च हो जाता था केवल सेना की चीजों पर, ठीक, आर्मी के ऊपर। तो इन पे सबसे कांग्रेस कई बार सवाल करती है, और एक सवाल ये करती है कि ये जो तुमने भारतीय जो चुने हुए तुम्हारे आ रहे हैं ना, इनको वोटिंग के थ्रू लेके आओ। मतलब आम आदमी पहुंचना चाहिए आपकी विधायिका में। आम आदमी जब पहुंचेगा तो भारतीयों की आवाज बनेगा। तो इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड आप 1892 के एक्ट में पढ़ते हैं, जिसको यहाँ पे लिखा होता है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या यहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा? तो यहाँ पे लिख लीजिए। इस एक्ट में सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब ऐसा, इस टाइप का ये इलेक्शन था कि जब आप लोकल बॉडी जो होती है नीचे, सबसे निचले स्तर पे, जिला बोर्ड हो, विश्वविद्यालय हो, जमींदार हो, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो, अन्य भी छोटी छोटी इकाइयां थी, ये लोग चुनते थे एक एक मेंबर। और उन मेंबर को नॉमिनेट कौन कर देता था, उठा के कौन लेके आता था?
तो वायसराय जो होता था, गवर्नर जनरल जो होता था, उस मेंबर को अपनी ये लोग लॉ वाली जो समिति थी उसमें उठा के डाल देते थे। तो ये बोलते थे भारतीयों का चुनाव हो गया, देखो इसको बोलते थे ये चुनाव। लेकिन ये चुनाव कहाँ से था? जब भाई एक एक आदमी, इंपॉर्टेंट आदमी एक एक उठा लिया जाएगा, समझे? तो ये चुनाव थोड़ी ना हुआ, ये अप्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता। अब यूनिवर्सिटीज आपकी हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आपके हैं, जमींदार आपके अंडर सब काम कर रहे हैं, तो सीधा चुनाव तो था ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। अब ये जीवन में कभी रटना नहीं, ठीक है? चलो देखिए, ये स्टेटमेंट पूछ लिखा तो है यार यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव, मेरी नजर में नहीं आ रहा। ये यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी सबने इसको पूछा है प्रत्यक्ष चुनाव, बहुत ध्यान से पढ़ लेना। इसमें जो भारतीय जोड़े गए, भारतीयों की संख्या भी बढ़ाई गई, गैर सरकारी सदस्य जो होते थे उनकी संख्या भी बढ़ाई गई, लेकिन इसमें सरकारी बहुमत था वो बने रहे। और उनको जो इंडियंस जोड़े जा रहे हैं और जो विधान परिषद है उसको पहले तो काम ही नहीं थे, अब उनको 2 काम दे दिए गए नए, क्या कि बजट पर आप बहस कर सकते हैं, समझे, और उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इस कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत किया गया। लेकिन इसमें देखिए एक चीज नहीं लिखी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, लेकिन इसमें यह नहीं था आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न क्या होते थे? हिंदी में पूरक प्रश्न बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोल देंगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, या फिर बोलेंगे फॉलो अप क्वेश्चंस। ये क्या होते थे? मान लीजिए आपने कोई सवाल पूछा इस इंसान से और इस इंसान ने उसका जवाब दे दिया, तो आप दोबारा कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। जैसे कि जब भारत के आज के दिन जो व्यवस्था है उसमें जैसे कोई नॉर्मल सदस्य अगर कोई मंत्री से अगर कोई सवाल करता है, एक वो प्रॉपर क्वेश्चन करता है, उसके साथ में सवालों की लिस्ट होती है, 10 20 30 जितने भी सवाल होंगे, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ये संलग्नक के रूप में धीरे धीरे छोटे करके ये लिखे रहते हैं, इनके भी जवाब दिए जाते हैं। तो ये फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। 1909 के एक्ट में इनको ये राइट दे दिया गया कि अब चलो आप जाओ, फॉलो अप क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक प्रश्न जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, वो पूछे जा सकते हैं। हो गया ये, चलिए ये वाला हो गया। अब आते हैं 1909 के एक्ट में। 1909 के एक्ट की कहानी ये है, 1992 के एक्ट की कहानी मैंने बता दी कि वो जन्म हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत सीधी सादी थी पहले, शुरुआती दौर में एकदम सीधी सादी, केवल कोई काम मनवाना है तो चलिए मैं आपको पत्र लिखता हूँ, ये देखिए पत्र रहा, सविनय निवेदन है कि फला फला तिथ को रसगुल्ले बन रहे हैं और 2 आप भी खा लें, 1 मुझे भी दे दें। कहने का आशा ये है कि बहुत ये लोग अपनी बात इतने प्यार से कहते थे। प्यार से कहने का रीजन भी था, इनकी जो स्कूलिंग हुई है उन्हीं के सिस्टम में हुई है। इनकी ये अगर बाहर भी पढ़ने गए तो कहाँ जाते थे? बैरिस्ट्री पढ़ने इंग्लैंड में जाते थे, ठीक, उनके ही सिस्टम में बढ़े हैं, उन्हीं की शिक्षा प्रणाली को इन्होंने अपनाया है, और उन्हीं के पदों पर भी ये लोग कई बार थे। अगर कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई पत्रकार है, तो उन्हीं के सिस्टम में रह के आ रहे हैं ना। इनके ऊपर ये रेबल टाइप के नहीं थे, मतलब एकदम आग लगा देंगे, वो वाली सीन नहीं थी। अब ये रेबल टाइप के लोग, तिलक जैसे कुछ लोग पैदा हो गए, समझे, बाल गंगाधर तिलक हो गए और लाला लाजपत राय हो गए, LRRP हो गए, ये सब लोग जब पैदा हुए तो एक एक अरविंदो घोष हो गए, ये सब लोगों की एक टीम बनने लगी, बिपिन चंद्रपाल हो गए, इन लोगों की एक टीम बनने लगी। और ये लोग ये कहते थे कि ये जो कांग्रेस है ये तो सब पत्र लिखती रहती है, कहीं नोटिस दे देगी सरकार को ऐसे करके, तो कहीं समाचार पत्रों में लिखने लगेगी, तो कोई ऐसे कभी कभी धरना देगी छोटी सी, तो कभी इंग्लैंड में जाके वहां पे पत्रकारों से बात करेगी, बस ऐसी सब बातें हो रही। इसलिए 1905 में देखिएगा जब होता है बंगाल विभाजन, ठीक, अब इस एक्ट के पीछे की कहानी है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के बाद में जो इंडिया में एक असंतोष फैल गया और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। अब जो कांग्रेस पहले बहुत लिबरल किस्म के लोगों के पास में थी, जो बहुत शांत स्वभाव के थे, प्यारे से लोग थे, वो कांग्रेस धीरे धीरे हाथ से फिसल रही थी लिबरल लोगों के, और वो एक्सट्रीमिस्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके हाथों में जा रही थी। जब उनके हाथों में जाएगी तो उनकी डिमांड भी उसी अनुरूप बढ़ेगी ना। जैसे कि पहले तो कोई बहुत सीधा साधा आदमी था, वो कांग्रेस लीड कर रहा है, अब इसके बाद कोई तेज तर्रार आ गया तो वो अपनी तरीके से सवाल पूछेगा, तो सवाल बहुत कठिन तरीके से पूछे जा रहे हैं। इसका असर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बहुत सारे चीज़ों को आग लगा दी गई, लोगों ने अपनी उपाधियां वापस की, स्कूल में लोगों ने स्कूलिंग जो सिस्टम था उसको छोड़ दिया, भारतीय शिक्षा परिषद बन गई 1906 में। 1906 में ही ये मूवमेंट बहुत तेजी, 6 में स्टार्ट हुआ, मूवमेंट बहुत तेजी से पकड़ लेता है।
इसको अंग्रेज समझ रहे हैं और अंग्रेज एक लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं 1909 के एक्ट में कि चलो 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 एक एक्ट लाते हैं। इससे पहले 1905 या 6 के आसपास ही गोपाल कृष्ण गोखले जाते हैं, मार्ले साहब जो भारत का राजा सचिव है, भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इंग्लैंड में बैठा हुआ, उससे मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को एक नई व्यवस्था दो यार, ये बहुत क्यों परेशान कर रहे हो उतना, जो मेरा है हमें कम से कम उतना दे दो ना, समझे। अब वही मैंने कहानी जैसे आपको बताई थी कि आपका ही 1 लाख रुपए आपने किसी को उधार दिया है, ठीक, और आप तो बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन आपके दोस्त बहुत बदमाश किस्म के हैं, थोड़े से मतलब थोड़े से दबंग टाइप के हैं, तो वो डंडा अंडा लेके खड़े हो जाते हैं आपके साथ में लड़ाई वड़ाई लड़ने के लिए, समझे, सीधे गैंग बना के आ जाते हैं और आप अपना 1 लाख रुपए देने गए हैं। अब सामने वाला आदमी है होशियार, तो वो क्या करता है, वो आपसे बोलता है कि ऐसा करो कि अभी 5,000 रुपये ले लो यार, अभी मम्मी की तबीयत खराब है, अगले महीने हम तुमको फिर 20,000 रुपये सीधे दे देंगे या सीधे 1 लाख रुपए दे देंगे, समझे। आप संतोष कर लेते हैं कि चलो कुछ तो दे रहा है। यही हालत इन एक्ट के माध्यम से होती थी, मांगते हम इतना थे, देते वो हमको इतना थे, जबकि वो सब मेरा था, ठीक। तो 1909 के एक्ट में क्या किया गया कि देखिए यहाँ पे काउंसिल एक्ट है, तो काउंसिल एक्ट में सीन क्या हुआ कि यहाँ पे काउंसिल में भारतीयों या जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर थे उनकी सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई, समझे, एक चीज। दूसरी चीज 1906 में जो आगा खां मिलने जाता है शिमला में वायसराय मिंटो से और सपोर्ट करने को तैयार हो जाता है कि मिंटो मिंटो साहब हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, तुम्हारे बिल्कुल साथ में है। मिंटो साहब कहते हैं चलो फिर हम भी तुमको कुछ ना कुछ देंगे, तो क्या देंगे, तो पृथक निर्वाचन देंगे। कौन सा पृथक निर्वाचन, तो सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट ऐसा सिस्टम होता था जिसमें आज का जैसे चुनाव है, आप अगर चुनाव कोई लड़ते हैं तो आपको सभी जाति धर्म के सभी लोग वोट देते हैं, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम ये था कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो केवल आपको आपकी ही धर्म के, आपकी ही जाति के, आपके ही समाज के लोग वोट देंगे, ठीक। बहुत गंदा सिस्टम था ये। इसको लाया गया पहली बार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। सुधार क्यों कहता है पता नहीं मुझे, सुधार उधार शब्द ही आज हटा देना चाहिए कायदे से इसको, ठीक है। तो मार्ले मिंटो एक्ट में ये मार्ले मिंटो सुधार कह लो यार, ठीक है, सुधार में ये पृथक निर्वाचन दिया जाता है, मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन मिलता है। 1908 में दरअसल जब पहला मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, तो अमृतसर में हुआ। अमृतसर में जब पहला सम्मेलन हुआ तो ये ऐसी मांग की गई और ये मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया। मुस्लिम लीग बनाई थी सलीमुल्लाह ने, जो बंगाल का नवाब था, और आगा सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क ने। जबकि आगा खां ऐसा व्यक्ति था, थोड़ा होशियार किस्म का था, तो वो एक तरीके से धीरे से कब्जा कर लेता है मुस्लिम लीग के ऊपर और पहला अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए अगला क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है मिंटो साहब को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मिंटो साहब को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक, याद रह जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लॉर्ड वो मत कर देना, मार्ले मत कर देना, ठीक है। चलो और क्या था, प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति मिली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति मिली। लेकिन केंद्रीय में जो केंद्र में था, जो विधान परिषद है, वहां पे सरकारी बहुमत बना रहा, ठीक, एक चीज। और क्या है, केंद्रीय प्रांतीय विधानसभाओं में बजट पर संकल्प और अनुपूरक प्रश्न, जो 1892 में जो चीज नहीं दी गई थी वो अब इसमें दे दी गई, ठीक, प्रश्न पूछने के काम बढ़ गए। चलो अब आगे आ जाइए, क्या लिखा हुआ, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा यहाँ बात की हुई है। इतिहास में पहली बार, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को वायसराय गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना था पहला इंडियन। अभी तक जो भारत के लोग हैं, चाहे उसमें बनारस के राजा दिनकर राव, पटियाला के महाराजा आपने पढ़े हों, या बाद में जो अन्य लोग जोड़े जा रहे हैं उनकी बात हो रही हो 1892 के एक्ट से, या जो 1853 में सबसे पहले बार स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया, वो सारी चीजें हो रही थी केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कोई मतलब नहीं है। पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यह परिवर्तन हुआ है, ठीक, वायसराय की। इसमें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को पहली बार एग्जीक्यूटिव में भारतीय सदस्य बने, ठीक है, इनको लॉ मेंबर बनाया गया था। दरअसल ये जो बंगाल में एडवोकेट जनरल हुआ करते थे, मैंने ये कहानी आपको बताई, एडवोकेट जनरल थे और बहुत ब्रिलियंट इंसान थे, नो डाउट। इनकी ब्रिलियंसी के चलते जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हुई तो इनको ही लॉर्ड की उपाधि दे देते हैं, जो अंग्रेज होते हैं उनको दे देते हैं। ये पॉइंट पीसीओ बार आपसे पूछा गया, आप इसको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। चलो 1909 का अधिनियम हो गया।
क्यों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वही कहानी है। ठीक, इसके पीछे की कहानी चलिए मैं कुछ बताता हूँ। 1917 में जब वर्ल्ड वार, देखिए वर्ल्ड वार चल रही है, वर्ल्ड वार खत्म होने की स्थिति में आ गई है। जो वर्ल्ड वार में एक्सेस, एक तरफ एक्सेस पावर है, एक तरफ फ्रेंडली कंट्री हैं, सब लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रिटेन बार बार उस लड़ाई में चिल्ला रहा है कि देखो ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जैसे यूएसए आज के दिन कहीं लड़ता है ना, तो बोलता है ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ठीक ऐसी चीजें वहीं पे हो रही थी। और लोकतंत्र इंडिया में आके आप देखो तो लोकतंत्र नाम की, लोकतंत्र का लो नहीं है इंडिया में। ठीक, इंडियन के ऊपर शासन कौन कर रहे हैं? तो ब्रिटिशर शासन कर रहे हैं। ठीक, लोकतंत्र है नहीं। तो इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया बार बार कहने लगा, इंडिया के जो लोग थे वो बार बार कहने लगे कि अरे लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र दो हमको भी, ऐसी बार बार मत चिल्लाओ। तो फिर कहानी यहाँ से शुरू हुई कि मॉन्टेग्यू जो भारत के राज्य सचिव हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हैं यूके में बैठे हुए, ये 1917 में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंच जाते हैं और वहां से कह देते हैं कि भारत में क्रमिक तौर पर उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, अब ये बोल देते हैं, लिबरल जो यहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे 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 देखो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलने वाली है, क्या बात है। लेकिन हुआ ये, जो अक्खड़पंथी वाले लोग हैं वो इस चीज को मानते ही नहीं है। ठीक, अब हुआ देखिए, ये चीज तो कर दी गई। फिर ये जो मॉन्टेग्यू साहब हैं ये आए चेम्सफोर्ड से मिलने इंडिया में 1917 में। दोनों ने एक रिपोर्ट बनाई और 1919 में वो रिपोर्ट दी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को आधार बनाकर एक एक्ट पारित किया जिसको बोलते हैं 1919 का भारत परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसीलिए देखिए इसमें दो नाम आपको पढ़ने को मिलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्यों मिलते हैं? इसकी कहानी पीछे की है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे लिखा है तो सांप्रदायिक। अब इसमें देखिए बहुत गंदी गंदी चीजें, फिर एक गंदी चीजें यहाँ पे कर दी गई। जो पहली व्यवस्था 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट की जो की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन की जो की गई थी, उस व्यवस्था को इसमें और बढ़ा दिया गया। वहां पे केवल मुस्लिम थे, यहाँ पे 4 कम्युनिटी और बढ़ गई हैं। कौन कौन से नाम है देखिए, मैंने बोल्ड करके इसको लिख रखा है। सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियन। ठीक, सिक्स और क्या है, इंडियन क्रिश्चियन और आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, इनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। यानी खाई और इंडिया में खाई और लोगों के बीच में बढ़ रही है। ठीक, और देखिए पहली बार ऐसा हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ पहली बार ऐसा, बट बहुत छोटा सिस्टम था, बहुत कम लोग ऐसे थे जो चुनाव में केवल वोट दे सकते थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कर, संपत्ति और शिक्षा, 3, ये इसको ध्यान रखना। मैंने देखो ये इसको इटैलिक साइड में ऐसा टेढ़ा भी कर दिया है, याद रह जाए इसलिए। लोगों को मताधिकार दिए गए, कर, संपत्ति और शिक्षा। आप अगर कर देते हैं, आपके पास संपत्ति है, आप अगर आपके पास शिक्षा है तो ही आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यहाँ पे देखिए शायद लिखा नहीं हुआ बट मैं लिख देता हूँ, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। किन महिलाओं को? जिनके पास रैंड रेवेन्यू 3000 रुपए से ज्यादा का होता था। ठीक है, वोट यहाँ पे चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं था। लोकल बॉडीज के छोटे छोटे कुछ इलेक्शन होते थे, केवल ये वहीं पे खड़े हो पाती थी। 1935 के एक्ट में पहली बार ये व्यवस्था की गई कि महिलाएं भी चुनाव ठीक से लड़ सकती हैं। ठीक, चलो अब एक नई चीज क्या हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, वो स्टार्ट हुआ, जो 1892 से कांग्रेस मांग रही थी। 1909 में भी मांगा, नहीं दिया, पहली बार यहाँ पे दिया और बहुत छोटी सी पॉपुलेशन को दिया। और यहाँ पे लिखा द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, यानी बाई कैमरल सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिसमें केंद्र में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको 2 पार्ट में तोड़ा जाएगा। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? यहाँ पे देखिए, भारतीय विधान परिषद, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, जिसको आज के दिन लोकसभा बोलते हैं, और दूसरी थी राज्यसभा, मतलब राज्यसभा नहीं, राज्य परिषद, यहाँ पे राज्य परिषद लिख लेना, राज्य परिषद। ठीक, या काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसका शासन होता था 5 साल का। और जो भारतीय विधान परिषद है, जो आज के दिन लोकसभा जैसी है, उसका होता था 3 साल का। ठीक, जिसके बहुसंख्यक सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता था। निर्वाचन कैसे होता था? लोकल बॉडीज से चुनाव होता था, फिर एक इलेक्टोरल कॉटेज बनता था। ये सब जो थॉरली जहां पे मैंने कंप्लीट किया वहां से बताया। फिर लोकल कॉटेज के जो लोग थे वो चुनाव करके भेजते थे कहाँ पे? तो प्रांतीय विधान परिषदों में। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य जो थे वो आगे चुनाव करके भेजते थे कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक, याद रखना है इसको। ली आयोग देखिए 1923-24 में ली आयोग बना था। इसी ने इसकी सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो आज के दिन आप देखते हैं यूपीएससी, हालांकि 35 के एक्ट से आया,
इसको यहां से मत कर लेना, लेकिन पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, चलिए, केंद्र और राज्य के बजट अलग अलग किए गए, याद रखना इसको भी। राज्य विधानसभाएं अब अपना बजट बना सकती थी। ओके, चलिए, और क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय सूचियां विभक्त हो गई, अलग अलग 2 सूचियां अलग अलग की गई। लेकिन 1935 के एक्ट में आप जब आके देखेंगे तो आपको 3 सूचियां मिलेंगी। ठीक है, ढांचा इसमें लिखा एकात्मक ही रहा और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। यहाँ पे वेरी 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 18 बार वेरी लिख लेना और इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो देखिए 2 जगह पे है, एक है सेंट्रल, एक है स्टेट। स्टेट बोलिए इसको, आप प्रोविंस बोलिए या प्रांत बोलिए, कुछ भी बोलिए। ठीक है, प्रांत का हेड इस समय कौन है, तो गवर्नर होता था। ठीक, जबकि सेंटर की बात करते हैं, केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र में जो हेड होता था वायसराय गवर्नर जनरल। ठीक, ये होता था। ठीक है, अब इसके पास में, गवर्नर के पास में 2 चीजें हैं, एक एग्जीक्यूटिव चीज है और एक कौन सी है, एक है लेजिस्लेचर, मतलब विधायी शक्तियां और एग्जीक्यूटिव पावर। अब एग्जीक्यूटिव में ये बदलाव हो रहा है, पहली बात तो ये याद रखना, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा। कंफ्यूज मत हो जाना, किसी समय ऐसा आएगा तो आपको बर्बाद करके फेंक देगा। चलो, अब देखिए इसमें होता क्या था। पहली बात तो जो एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी सब्जेक्ट थे उनको बांटा गया सेंटर में और स्टेट में। ठीक, अब जो स्टेट में जो बटके आए उनको 2 भागों में और बांट दिया गया। उसको एक को बोलते हैं रिजर्व यानी आरक्षित विषय, दूसरे को बोलते हैं हस्तांतरित बोलिए, हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर्ड। ठीक, अब देखिए रिजर्व विषय ऐसे हैं, अब देखिए जो गवर्नर जनरल है उसके पास में, जो गवर्नर है स्टेट में, उसके पास में 2 लोग हैं। एक तो देखिए सीधे जो काउंसलर्स होते हैं। ठीक, इसकी काउंसिल है ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये इसमें काउंसलर्स होते हैं ये, और इसमें जो लेजिस्लेचर होते हैं इसमें मंत्री लोग होते हैं, मंत्री परिषद इसमें होती है। तो देखिए 2 विषय हैं, जो हस्तांतरित विषय हैं जिसे ट्रांसफर कर दिया गया, यानी जो पहले आ जाइए रिजर्व विषय पे, जो रिजर्व विषय हैं, जो रिजर्व रहेंगे, जिनको रिजर्व किया जाएगा, जिनको आरक्षित कर लिया गया है, उन विषय पे जो गवर्नर होगा वो शासन करता था काउंसलर की मदद से। ठीक, एग्जीक्यूटिव जो काउंसलर थे उनकी मदद से, और एग्जीक्यूटिव काउंसलर किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होता था, तो वो होता था किसके तरफ, तो गवर्नर के ऊपर। लेकिन जो ट्रांसफर्ड विषय थे, हस्तांतरित विषय थे, उस पे जो गवर्नर शासन करता था, कैसे शासन करता, तो मंत्रियों से उनका काम कराता था। और मंत्री किसकी तरफ मतलब रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो लेजिस्लेचर की तरफ, विधायिका की तरफ। इसको बोला गया द्वैध शासन, डायआर्की। ओके, याद आ गया। चलिए 1935 के एक्ट में, यहीं पे चलिए इसको खत्म कर देता हूं। 1935 के एक्ट में जो स्टेट है वहां पे डायआर्की खत्म कर दी गई, जबकि जो सेंटर है वहीं पे यही व्यवस्था सेंटर में चालू कर दी गई। ठीक है, तो अब मैं वहां पे जब बताऊं तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, और क्या है 35 एक्ट में, देखिए बहुत बड़ा एक्ट था, ये बहुत गंदा एक्ट था, बहुत बड़ा एक्ट था। इस बहुत बड़े एक्ट में क्या हुआ, इसमें इतनी धाराएं थी, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हुआ करती थी। ठीक है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, अखिल भारतीय संघ, इसको मैं अगर इंग्लिश में, देखिए एक एमपीपीएससी का एक क्वेश्चन आया था, यूपीपीसीएस का, पीसीएस का, एमपीपीएससी में, उसमें बहुत कंफ्यूजन वाली एक चीज दी गई थी, मैं उसको अभी चलिए आगे बताता हूँ। ठीक, इसको अखिल भारतीय संघ का निर्माण की व्यवस्था थी जो बन नहीं सकी। इस संघीय व्यवस्था में रियासतों के न शामिल होने से अस्तित्व में नहीं आई। अब इसमें देखिए कौन कौन शामिल होने वाला था। ठीक, इसमें तो जितना ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया के जो राज्य थे वो शामिल हो, यानी प्रोविंस जिनको बोलते हैं वो शामिल हो। दूसरी चीज कौन था, तो चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, ठीक, ये सब इसमें शामिल हो। इसमें ये 11 हैं, ये शायद 4 हैं, समझे। और इसमें जो रियासतें थीं भारत में, समझे, देसी रियासतें, वो सब शामिल हो जाएं। तो देसी रियासतें कभी शामिल नहीं, कौन अपनी स्वतंत्रता बेचना चाहेगा, तो ये कभी संघीय व्यवस्था आ ही नहीं पाई, केवल इसका नाम होता रहा। ठीक, राज्यों में देखिए डायआर्की खत्म की, द्वैध शासन खत्म हुआ और केंद्र में डायआर्की की शुरुआत की गई। ठीक,
चलिए, और क्या हुआ, राज्यों जो प्रांतों में जो द्वैध शासन के अंत से क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। अब देखिए, जो गवर्नर खुद से जो मिनिस्टर से जो काम करा लेता था, अब वो सब काम ही नहीं करा पाएगा। अब जो वहां पे जो स्वायत्तता होगी, तो वहां की विधायिका कानून बना के ये डिसाइड करेगी कि सब काम हमें को करने हैं, कुछ विषय छोड़ दो, समझे, कुछ विषय छोड़ दो। तो वहां पे प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई 1937 में चुनाव हुए जब, तो प्रांतीय स्वायत्तता बरकरार हो गई वहां पे। ठीक है, याद रखना है इसको। देखिए यहाँ पे लिखा है 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था स्टेट में, जबकि 1919 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि सेंटर में द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, बाई कैमरल सिस्टम, समझे, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्य परिषद, यानी क्या बोलते थे, मतलब हाउस ऑफ स्टेट। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स तो छोटा वाला हो गया, हाउस ऑफ स्टेट। ठीक, तो वो व्यवस्था स्टार्ट की थी। तो इसमें क्या हुआ कि 35 के एक्ट में जो राज्य थे, 11 में से 6 राज्यों में ऐसा हुआ, 6 प्रोविंस में ऐसा हुआ कि वहां पे भी द्विसदनीय व्यवस्था, बाई कैमरल सिस्टम स्टार्ट हुआ। कौन कौन से ये राज्य थे, इनको आप रटे ना। 3 चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी, बंगाल, मद्रास और बंबई। संयुक्त प्रांत यहाँ लिखा है, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, यूपी, समझे, बिहार, यूपी के बगल में बिहार और असम। ठीक, याद रख लेना इसको। सांप्रदायिक निर्वाचन में फिर बढ़ा दिया गया, क्या क्या हुआ, इसमें दलित जातियां भी ऐड कर दी गई। ठीक, और क्या हुआ, महिलाओं को भी दे दिया गया आरक्षण इसमें, और मजदूरों को भी दे दिया गया आरक्षण। देखिए, जो 35 का एक्ट आया उसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है, मैंने आपको अभी बताया नहीं, पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था। देखिए, जब 1919 के एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 साल बाद एक सांविधिक आयोग की स्थापना की जाएगी, जो ये तय करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन एक्सेप्ट करने में कहां तक अपनी प्रगति कर चुका है। ठीक, लेकिन क्योंकि चालाक गवर्नमेंट थी, तो 1927 में ही एक साइमन कमीशन की नियुक्ति कर देती है। साइमन कमीशन अपनी शायद 1929 या फिर 30 के आसपास अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक, जिसमें बहुत सारी बातें की जाती हैं। ठीक, अब आते हैं इस पर। साइमन कमीशन में जब वो वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं प्रॉपर ठीक से बता रहा हूं, यहाँ पे मैं शॉर्ट में रखूंगा, जल्दी खत्म करना ना, इसलिए। ठीक है, बाकी जहां पे आएगा तो मैं इसको पूरा खत्म करूंगा। वैसे हिस्ट्री का ये पोर्शन है, उन जो इसकी रिपोर्ट थी वो आधार बनती है जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड RTC 1 3 हुई है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3। ठीक, RTC 3 तीनों ही एक ही थी। ये तीनों एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, केवल अलग अलग टाइम पीरियड पे हुई, इनको अलग अलग सीरीज नहीं थी, ये थी एक ही। ठीक है, जब इनकी रिपोर्ट आई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो एक व्हाइट पेपर आया, जिसको बोलते श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी किया गया, और व्हाइट पेपर ही आधार बना जाके कौन सा, 1935 के एक्ट से। ठीक, इतनी चीजें याद रखना। चलो, मताधिकार का विस्तार जो है, जो इसमें देश की लगभग 10% जनसंख्या के आसपास दिया गया। रिजर्व बैंक की इसी से स्थापना होती है, और एक संघीय न्यायालय, जिसको आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उस तरीके की न्यायालय की स्थापना होती है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी, याद रखना, एक कंफ्यूज मत हो जाना। संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की गठन की गई, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और कई बार क्या होता है ना, 2 स्टेट का एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट पब्लिक JPSC, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी बात हो, वो सब। देखिए, हम लोगों ने क्या पार कर लिया है, नहीं। अब देखिए, बहुत सुंदर सी चीज है, यहाँ पे एक ये तारीख लिखी हुई 18 जुलाई 1947। 4 जुलाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक विधेयक लाया गया, जो 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। वो विधेयक था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें ये डिसाइड हो गया कि 15 अगस्त के दिन, 14 और 15 अगस्त की रात में 2 डोमिनियन बनेंगे, एक बनेगा इंडिया, दूसरा बनेगा पाकिस्तान। मैंने यहाँ पे डोमिनियन बोला है, डोमिनियन क्यों थे तो पीछे वाले वीडियोस में लिखा हुआ। चलिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या है, तो देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है ये। 20 फरवरी को देखिए लिखा है, क्लेमेंट अटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत की जो सरकार है उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। ठीक, और हम 30 जून के बाद खाली कर देंगे, सीधी तरीके से, आप सुन लो। ठीक, यहाँ पे 47 लिखा है, सॉरी, यहाँ पे 47 लिखा है, इसको आप 48 कर लेना, आई थिंक 48 ही है। ठीक, 30 जून 1948। चलिए, अब ये जो क्लेमेंट एटली साहब हैं,
समझे। इससे पहले जो साहब थे वो चर्चिल थे, ठीक, चर्चिल युद्ध लड़ते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। युद्ध तो चर्चिल साहब जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव तो हार जाते हैं। जब चुनाव हारे तो क्लेमेंट अटली साहब आ गए। क्लेमेंट अटली के ऊपर बहुत दबाव है, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है, इंडिया में ठीक ठाक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लोग इनकी सुन नहीं रहे हैं, यहाँ पे भसड़ मची हुई है चारों तरफ। मतलब कि अटली साहब हो गए पागल एक तरीके से, मतलब थोड़े थोड़े परेशान हो गए बहुत ज्यादा। तो इन्होंने कह दिया 20 तारीख को अटली घोषणा ये बोली जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 30/1948 तक इंडिया का जब जो लड़ो या मरो कुछ भी करो जाके, चाहे यहाँ पे क्योंकि लड़ाई हो रही है, कांग्रेस अपनी खींचतान में लगी हुई है और मुस्लिम लीग अपनी खींचतान में लगी हुई है, तो वो बोले कि कोई उत्तरदायी सांसों में हाथों में हम सौंप के निकल जाएंगे। ठीक, जब बात नहीं बनी आखिर तक, जब क्रिप्स मिशन आके फेल हो गया, जब कैबिनेट मिशन आके फेल हो गया, एक तरीके से फेल ही हो गया। कैबिनेट मिशन ने कर ही क्या पाया था, केवल वही तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान सभा थी वही तो बना पाई थी, बाकी अन्य मुद्दों पे तो लोग राजी नहीं थे, तो संविधान सभा केवल बन पाई। तो 3 जून को अंतिम तौर पे हुआ ये कि माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना पेश की, और जिसको दोनों लोगों ने, मुस्लिम लीग और इन्होंने, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मजबूरी में, कांग्रेस के सामने मजबूरी थी, लोग गाली देते हैं बट ऐसा था नहीं, मजबूरी थी। जब पूरे देश में कत्लेआम हो रहे हों तो ऐसे टाइप पे विभाजन हो जाना कांग्रेस ने सही समझा। जबकि पटेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, पटेल ने बोला कि अब अगर जिन्ना, इस टाइम पे बोला कि अगर जिन्ना अगर बंटवारा चाहते हैं या नहीं चाहते मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं बंटवारा चाहता हूँ, ठीक, देश का बंटवारा हो जाने दो। तो मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजें ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, इसके बाद में दुनिया भर का ज्ञान बांटते रहते हैं पंचायत में, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, वायसराय का पद जो था उसको पुनः गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। ठीक, और ये पहले बने सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वही हैं जो सेंगोल की जब बात हुई थी ना, सी राजगोपालाचारी ही माउंटबेटन को ये बताते हैं कि ये जो सेंगोल है, जो सेंगोल स्थापित किया गया अभी अभी, तो उसकी कहानी पूरी सेंगोल की यही बताते हैं, इसीलिए वो चीज आती है। ब्रिटेन में देखिए भारत का राजदूत जो था उसका पद समाप्त कर दिया गया, बहुत अच्छा हुआ, छकाए हुए था ये। 15 अगस्त से रियासतों और आदिवासी क्षेत्रों पर दखल भी खत्म हो गया, अच्छा हुआ। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख जो था वो नियुक्त किया गया। ठीक है, 15 अगस्त को माउंटबेटन नए गवर्नर जनरल बने इंडिया के। ठीक, जबकि पाकिस्तान में कौन बनता है, तो कायदे आदम, वहां के उन लोग कायदे आदम बोलते हैं, कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना। जुलाई 1946 में क्या हुआ, बनी संविधान सभा को भारतीय डोमिनियन की पहली संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक, पहली संसद के रूप में काम करती है। कब तक करती है, जब तक 1951-52 के आम चुनाव नहीं हो जाते हैं, उसके बीच में। ठीक, और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और आपको बता देता हूँ, जो संविधान सभा जब अंतरिम संसद के तरीके से भी संविधान सभा काम कर रही है, तो अलग अलग डेट्स पे 2 काम होते थे। एक काम होते थे संविधान बनाने के, दूसरे काम होते थे साधारण कानून बनाने के, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें की जो लिस्ट थी और जो काम थे उनको बनाने के। तो जब संविधान बनाने के जब काम होते थे, उस समय जो अध्यक्षता करते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जबकि जब साधारण कानून, विधायी चीजों में और जब चीजों में कानून बनाने की जब बात होती थी, समझे, वहां पे अध्यक्षता करते थे तो मावलंकर साहब करते थे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, मतलब संसद के तरीके से भी संविधान सभा काम कर रही है और संविधान बनाने के लिए तो काम कर ही रही है। ये कुछ लिस्ट है मैंने ली है उससे, क्या बोलते हैं आपकी, लक्ष्मीकांत से, उसको आप देख लेना। यहाँ पे देखिए कुछ नाम लिखे हुए, इन सब नामों को ठीक से रट लेना। पहले कुछ नाम इसमें जो बहुत से नाम आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलेंगे, या यहाँ पे अच्छा वो नहीं लिखा गया, किससे थे ये, ओके। तो चलो इसको पॉज करके आप देख लेना एक बार ठीक से। जैसे कि सरदार पटेल के साथ गृह विभाग था और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी था। जबकि परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो माउंटबेटन साहब थे। और राष्ट्रमंडल संबंधित मामले, विदेशी मामले इनके तरफ थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, ऐसे करके ये सब लिस्ट है, पॉज करके एक बार ठीक से पढ़ लेना, इसमें मैं क्या ही आपको बता पाऊंगा। चलिए, अंतरिम जो भारत का पहला मंत्रिमंडल बना, जो ये अंतरिम मंत्रिमंडल है, यानी अंतरिम जो फिलहाल फौरी तौर पे जो बनाया गया, ये फाइनल मंत्रिमंडल है, इसको देख लेना। ठीक, ये 2 न्यूज़पेपर की कटिंग है, भारत आजाद हो रहा था, यहाँ देखिए डोमिनियन लिखा हुआ है, डोमिनियन की कहानी मैं बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक, यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन है। ठीक,
भारत तथा केंद्र में, देखो भारत के, यहाँ पे लिखा भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किससे उल्लेखित योजना पर आधारित है। 2012 में यूपीएससी ने पूछा। अगर आप ठीक से नहीं पूछेंगे पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पे ये वाला मार के चले आएंगे, लेकिन ये वाला गलत है, सही ये है। पूछ रहा भारत के संविधान में, ये नहीं पूछा पहली बार कब हुआ था, किस योजना पर आधारित है। तो 1935 में जो आया था ना भारत शासन अधिनियम, जो 1935, उससे लिया गया है भारत के संविधान में, ना कि 1919 के एक्ट में। पहली बार सिस्टम तो ये 1919 के एक्ट में ही आ गया था, जल्दीबाजी में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन इसके डाल दिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक। तो इसमें 3 चीजें हैं, बहुत अजीब सा क्वेश्चन था इसका, देख लेना। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है प्राच्य और आंग्ल विवाद, समझो। जो इंग्लिशिस्ट थे और जो प्राच्य वाले थे, लोग आपस में लड़ते थे कि कौन सा ठीक है सिस्टम। तो आखिर में ये हुआ कि इस विवाद से भी कुछ निष्कर्ष निकला ही है, सही बात है। और एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये भी थी, इसको मैं अलग से कभी बता दूंगा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो रहा है। ये भी थी, इसका भी असर पड़ा। तो 1 2 3 इसमें कोई ऑप्शन है 3, ये तीनों सही थे। निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी, किससे पढ़ी? यही तो क्वेश्चन था ऊपर वाला ना, यही तो है। चलिए, इसका है 1 2 3 तीनों ऑप्शन, 2018 में यूपीएससी पूछता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये लेक्चर देखने के लिए। और कुछ थोड़ा सा सुपर फास्ट स्पीड में अगर इसको लगा देंगे 1.25 पे 2-3 बार देख जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में जुड़े रहने का। और मैं उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको अल्टीमेटली फायदा होगा। अन्य सब्जेक्ट में भी होगा, करंट अफेयर्स में भी मैं लगातार करंट अफेयर्स करा ही रहा हूँ। पीछे कुछ दिनों से मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, खराब थी, है नहीं, तो उस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। आगे आपको मैं लगातार मिलता रहूँगा। कुछ वीडियोस मैं पहले से ही बना के मैं रख लूँगा, क्योंकि अभी 3-4-5 दिन में वीडियो नहीं बना पाऊँगा किसी कारणवश, 26 से लेकर 29। तो बस फिर मिलते हैं आगे कभी, ठीक है। धन्यवाद।